हाय एवरीवन, इन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस के बारे में। सीएसएस का काम होता है किसी भी वेब पेज, किसी भी वेबसाइट या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइलिंग को ऐड करना। सीएसएस की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब स्टाइल शीट से क्लियर हो रहा है कि हम कोई शीट बनाने वाले हैं जो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल ऐड करेगी। एंड कैस्केडिंग इस शब्द का जो मतलब है सीएसएस की टर्म्स में, उसको हम आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर समझ रहे होंगे। अब सीएसएस को अगर बहुत ही बेसिक तरीके से समझा जाए तो अभी तक हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डिजाइन किए हैं सिर्फ HTML को यूज करके, बट हमारी जो HTML वाले वेब पेज हैं वो उतने अच्छे नहीं दिखते जितना रियल लाइफ वेबसाइट्स दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ वेबसाइट्स के अंदर एक छोटा सा सीक्रेट यूज होता है, दैट इज CSS। उनके अंदर स्टाइलिंग, कलर्स, टेक्स्ट डेकोरेशन, पता नहीं कौन कौन से डिफरेंट चीजें यूज की जाती हैं जिसकी वजह से वो देखने में अपीलिंग लगती हैं, देखने में सुंदर लगती हैं और उनका हमें यूज करने का ज्यादा मन करता है। और थोड़ा सा बॉइल डाउन करें इस चीज पर, तो जैसे हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन होता है। ह्यूमन स्केलेटन क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी का बेसिक ढांचा तैयार कर देता है, उसमें सारे के सारे हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। पर उसको अगर हम इमेजिन करें तो उसको हम एक तरीके से HTML की तरह समझ सकते हैं। पर ह्यूमन स्केलेटन देखकर हमें देखने में अपीलिंग नहीं लगता, देखने में हम ये नहीं कहेंगे ये स्केलेटन स्टाइलिश है। उसके ऊपर स्टाइल ऐड करने के लिए हमें स्किन की एक लेयर लगानी पड़ती है, फिर उसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं। तो एट दी एंड जो हमारे क्लोथ्स आ जाते हैं वो स्टाइलिंग का काम करते हैं। तो HTML इज द स्केलेटन जस्ट विद एडिशनल लेयर्स। तो HTML विद CSS एक तरीके से सेम बेसिक ढांचा है, बस उसमें स्टाइल ऐड कर दिया, उसमें कलर ऐड कर दिया, उसको और ज्यादा अपीलिंग बना दिया यूजर के लिए या देखने वाले के लिए। जैसे हम सबके घर पे अगर दाल बनती होगी तो दाल बिना तड़के के सादी सी लगती है और तड़का लगाने के बाद वो क्या हो जाती है, और ज्यादा टेस्टी हो जाती है। वही काम होता है CSS का किसी भी वेबसाइट के लिए। बिना CSS के सारी वेबसाइट्स चल सकती हैं, बट वेबसाइट को अगर हमें सुंदर बनाना है, देखने में अच्छा बनाना है, उसमें तड़का लगाना है, तो फिर हमें CSS को यूज करना आना चाहिए। अब एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं कि CSS एक्चुअली होती क्या है। CSS एक्चुअली एक लैंग्वेज होती है जिसका काम होता है टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या स्टाइल ऐड होना चाहिए वो डिस्क्राइब करने का काम CSS को दिया जाता है। स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट कहने का क्या मतलब है? इसमें हमारा टेक्स्ट आ जाता है, यानी जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसमें हम फॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, फॉन्ट का साइज क्या यूज कर रहे हैं, क्या हम कोई बोल्ड चीज दिखा रहे हैं या कोई इटैलिक चीज दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ इसमें कलर आ जाता है कि हमने कौन से एलिमेंट को क्या क्या कलर दिए, क्या हमारी हेडिंग का कलर अलग है या दूसरे किसी कंपोनेंट का या पैराग्राफ का ही कलर अलग है। इसमें हमारा बैकग्राउंड कलर आ जाता है, डिफरेंट पोर्शंस जो वेबसाइट के होते हैं उसमें क्या बैकग्राउंड कलर दिया गया है। इसमें हमारे बटन्स आ जाते हैं कि बटन का क्या बैकग्राउंड कलर है या बटन के ऊपर जो चीज लिखी हुई है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका क्या कलर है। तो इस तरीके की डिफरेंट चीजें, सिर्फ इतनी ही नहीं और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी CSS का पार्ट होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज को चेंज करना हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल ऐड करना बन जाता है। पर किसी भी डॉक्यूमेंट में स्टाइल ऐड करने से पहले उसके अंदर कुछ कंटेंट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ सामान होना चाहिए जिसको हम स्टाइल कर सकें। इसीलिए CSS से पहले हमने क्या सीखा है? हमने HTML सीखा है, क्योंकि HTML हमें कंटेंट देता है और इस कंटेंट के ऊपर हम CSS से स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो चैप्टर कवर हुआ था वो HTML का था और अब हम उसी HTML के सारे कंटेंट के ऊपर स्टाइल ऐड करने वाले हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा नोट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि CSS जो है वो काफी बड़ा टॉपिक है एज कंपेयर टू HTML के अंदर भी हमने काफी सारी चीजें कवर की, बट CSS में हम और काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो आने वाले कुछ जो चैप्टर्स होंगे उनमें हम सब में CSS को कवर कर रहे होंगे, बट उसमें हमें घबराना नहीं है कि CSS के हमने इतने सारे टॉपिक सीख लिए दीदी, पर इसमें से हम याद कैसे करें चीजों को? क्योंकि जितनी CSS जरूरी है ना, उसको हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे असाइनमेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की फॉर्म में, कि हमें मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी। और बाकी की जो चीजें हैं उनकी टेंशन नहीं लेनी कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो गई तो इनको मैं याद कैसे करूं। याद करने की जरूरत नहीं होती। हमें क्या करना है? हमें एक स्मार्ट वेब डेवलपर बनना है जो क्या कर सकता है? चीजें गूगल कर सकता है। उसी को खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना कहते हैं। तो जो भी हम CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे उसको याद करने की टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करके अभी के लिए सिर्फ उन्हें समझना है और अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। नेक्स्ट एक बार हम एग्जांपल देखने वाले हैं कि CSS विजुअली करता क्या है। जैसे ये एक वेब
वेबसाइट है, ये अमेजॉन का एक वेब पेज है जो दिखाई दे रहा है, इसको मैं जूम कर देती हूँ, जो दिखाई दे रहा है CSS के साथ। ये एक नॉर्मल अमेजॉन की वेबसाइट है, ऊपर आपको सर्च बार दिख जाएगा, डिफरेंट ऑप्शंस दिख जाएंगे, उसके बाद कुछ फोटोज वगैरह दिख जाएंगी। बट अगर इसी वेबसाइट के ऊपर से मैं CSS को हटा दूं तो ये वेब पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस वेब पेज के ऊपर अब क्या हुआ, सारी चीजें अभी भी हैं, यानी जो फोटोज पहले होती थी वो फोटोज हैं, वो सारा का सारा टेक्स्ट है, ये जो साइन इन बटन है, ये जो स्टार्ट हेयर बटन है, ये सारी की सारी चीजें हैं। पर ये पेज ना अब उतना अपीलिंग लग रहा है, ना इसको इतना यूज करने का मन कर रहा है। तो यही डिफरेंस आ जाता है विद CSS एंड विदाउट CSS में। इसका एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, विकिपीडिया का कोई भी मैं रैंडम पेज एक बार आपको खोल कर दिखाती हूँ। जैसे मान लेते हैं विकिपीडिया के ऊपर मैं गई एंड इस पर मैं सर्च करने वाली हूँ एवेंजर्स। तो यहाँ पर एवेंजर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। लेट्स से एवेंजर कॉमिक्स पर मैं गई एंड यहाँ पर ये पूरा एक पेज क्रिएटेड है। अब मैं क्या करूँगी, इस पेज को मैं इंस्पेक्ट करने वाली हूँ। इंस्पेक्ट करके इसका पूरा कोड आ जाएगा। अब इस कोड में से मैं क्या करूँगी, हेड वाला जितना भी पार्ट है इसको मैं करने वाली हूँ डिलीट। हेड पूरा डिलीट हो गया एंड क्योंकि जो हमारा स्टाइल होता है यूजुअली वेब पेजेस के अंदर, वेबसाइट्स के ऊपर, वो हेड के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, तो मैंने एक तरीके से स्टाइल को डिलीट किया है। अगर मैंने स्टाइल यानी CSS को डिलीट कर दिया वेब पेज से, तो ये मेरा सेम वेब पेज है जो मुझे अभी दिखाई दे रहा था। ये सेम फोटोज हैं जो उसके अंदर अपीयर हो रहे थे, सेम पोस्टर्स हैं, बट अब ये उतना एंटरटेनिंग या उतना इसको देखने में मज़ा नहीं आ रहा एंड ना ही इसको हमारा पढ़ने का मन कर रहा है। बट जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगी वैसे ही क्या हुआ, चीज़ें सारी सिस्टमैटिक ऑर्डर में दोबारा आ गई एंड दोबारा से एक अच्छे तरीके से मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन अरेंज्ड हो गई, मेरे कलर्स वापस आ गए चीज़ों के, मेरा अरेंजमेंट वापस आ गया, मेरा एक तरीके से वेबसाइट का स्टाइल वापस आ गया। तो काफ़ी मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है CSS। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि स्टाइल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मेन चीज़ तो मेन कॉन्टेंट ही होता है या फंक्शनैलिटीज़ ही होती हैं जो हम रियल लाइफ वेबसाइट्स यूज करते हैं, जो स्पेशली जो यूजर फेसिंग होती है, मतलब जिसको लोग डे टू डे बेसिस पर यूज कर रहे हैं, जैसे Amazon हो गया, जैसे Google Chrome हो गया, या फिर डिफरेंट और वेबसाइट्स हो गई जिनसे यूजर का डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है, उनके लिए स्टाइलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम CSS को बहुत ध्यान से सीखें और इसको हल्के में ना लें। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं CSS के बेसिक फॉर्मेट के बारे में, यानी CSS को हम लिखते कैसे हैं। CSS के अगर बेसिक फॉर्मेट की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम एक सिलेक्टर लिखते हैं। सिलेक्टर क्या होता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो जितनी भी हेडिंग है, कौन सी हेडिंग, मेरी H1 से क्रिएट होने वाली इस वाले, उन सब का कलर रेड मुझे दिखाई दे। इस तरीके की अगर मुझे स्टाइलिंग चाहिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगी कि मुझे कौन से एलिमेंट पर स्टाइल लगाना है, मुझे H1 पर स्टाइल लगाना है। तो जो भी मेरे HTML एलिमेंट का नाम होता है उसको हम एज अ सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। और फिर हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम दो चीजें लिखते हैं, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। प्रॉपर्टी होता है कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज करनी है, क्या मुझे कलर चेंज करना है, क्या मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, क्या मुझे फॉन्ट का साइज चेंज करना है, क्या मुझे फॉन्ट का टाइप चेंज करना है, क्या मुझे फॉन्ट को और ज्यादा बोल्ड बनाना है या उसको इटैलिक बनाना है या कुछ और करना है, या अपने बटन्स के साथ कुछ और करना है। तो फिर ये मेरी प्रॉपर्टी मैंने चूज की है जो है प्रॉपर्टी कलर की, और मैं चाहती हूँ कलर क्या बन जाए, कलर रेड बन जाए। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने एक तरीके से वैल्यू दी है। बेसिकली मैथ के अंदर हम a = 2 लिख देते थे या b = 5 लिख देते थे, इस तरीके की स्टेटमेंट्स लिखते थे। अब यहाँ पर लेफ्ट में हम समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी और वैल्यू है रेड। यहाँ पर हम इक्वल टू यूज नहीं करते, यहाँ पर हम कोलन लगाते हैं इक्वल टू की जगह। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि H1 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और H1 जितनी भी हेडिंग 1 है उनमें सब में मैंने कलर रेड दे दिया है। और हमेशा लास्ट में मुझे क्या करना है, एक सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन दिखाता है कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर खत्म हो गया और इसके बाद आप कोई और डिफरेंट प्रॉपर्टी पर भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं हेडिंग H1 जो है उसको मुझे लाल कलर तो देना ही है, पर बैकग्राउंड कलर भी कुछ और देना है, तो मैं नीचे बैकग्राउंड कलर करके एक और प्रॉपर्टी है जिसको डिफाइन कर सकती हूँ। तो ये बेसिक फॉर्मेट होता है CSS को लिखने का। अब सिलेक्टर जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ HTML एलिमेंट्स को हम सिलेक्टर्स यूज कर सकते हैं, हम मल्टीपल टाइप्स के सिलेक्टर्स यूज कर सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर एक सिंगल एलिमेंट पर भी CSS को अप्लाई कर सकते हैं, पर सिलेक्टर्स को हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे एक पूरी चैप्टर के अंदर, क्योंकि एक काफी बड़ा टॉपिक है। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ CSS के बेसिक्स पर ध्यान दे रहे हैं। तो CSS में बेसिक्स में ये हमेशा याद रखना है, बाहर एक सिलेक्टर होता है जो सिलेक्ट करता है किस पर CSS अप्लाई होगा, एंड अंदर हम प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स की टर्म्स में अपने स्टाइल को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट कि कई कई जगह आपको ये सेमीकोलन हो सकता है, किसी किसी दोस्त का अगर आप प्रोजेक्ट देखें या कई बार सेमीकोलन के बिना भी आपकी CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं, बट हमें हमेशा सेमीकोलन को अप्लाई करना है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोग्रामिंग प्रोसेस। सेमीकोलन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें हटाना नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि CSS के अंदर एक्चुअली कितनी अवेलेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं सर्च करने वाली हूँ MDN CSS एंड इस CSS रेफरेंसेस वाले पेज पर मुझे जाना है। यहाँ पर जाकर अगर मैं स्क्रॉल करूँगी नीचे की तरफ तो ये मेरी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई हैं। ए से ये सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है जिनकी वैल्यू को हम चेंज करके अपनी जो वेबसाइट है, अपना जो वेब पेज है, उसके अंदर स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। ये बी से बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, जैसे बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड अगर चेंज करना है मुझे CSS में, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड इमेज अगर चेंज करनी है, बैकग्राउंड की पोजिशन अगर मुझे चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें आ गई। सी से ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको कलर दिख जाएगा अगर आपको कलर चेंज करना है, कॉन्टेंट में कुछ चेंज करना है, DE एंड इस तरीके से ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम CSS के अंदर यूज कर सकते हैं Z तक। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज देख के हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इन सारी प्रॉपर्टीज में से जो जो इंपॉर्टेंट होंगी, जिनको हम बार बार देखते हैं वेबसाइट्स के ऊपर या खुद बार बार यूज कर रहे होंगे, उनको तो हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। एंड उसके अलावा भी आपको किसी भी पॉइंट पर कभी भी ऐसा लगता है कि CSS में मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, तो एज अ वेब डेवलपर आपके पास पूरा हक है कि आप कभी भी जाकर गूगल कर सकते हैं चीज़ों को। बट हाँ, हमारे पास CSS में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं जिनको हम वैल्यू असाइन करके अपने डॉक्यूमेंट को और ज्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि CSS को एक्चुअली हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कैसे कर सकते हैं। तो CSS को यानी स्टाइल को HTML के अंदर इंक्लूड करने के 3 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का मतलब होता है कि अगर मैंने HTML के अंदर किसी भी एलिमेंट को क्रिएट किया है तो उसी एलिमेंट के टैग के अंदर ही मैं उसके लिए उसका स्टाइल लिख सकती हूँ। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये है कि मैंने अगर कोई हेडिंग एलिमेंट क्रिएट किया है तो हेडिंग एलिमेंट के अंदर मैं लिख सकती हूँ स्टाइल इज इक्वल टू कलर, ये कोलन आ गया रेड। तो इससे क्या होगा, मेरी सारी की सारी हेडिंग्स का कलर रेड हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि एलिमेंट के अंदर ही मैंने अपने स्टाइल को लिख दिया, इसीलिए इसको इनलाइन स्टाइल कहते हैं। इनलाइन यानी उसी एलिमेंट के अंदर चीज़ों को लिख देना। इसका एक एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। मैं क्या करूँगी, मैंने एक CSS फोल्डर बनाया है और इसके अंदर मैं क्रिएट करने वाली हूँ अपनी एक फाइल HTML, या इसको कह देते हैं index.html। अब index.html के अंदर मैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ले आती हूँ डॉक्यूमेंट का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता ही है, मुझे एमिट को यूज़ करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं CSS चैप्टर 1। अब CSS चैप्टर 1 के अंदर मैं सबसे पहले एक H1 एलिमेंट को क्रिएट करूँगी। H1 के अंदर मैं मान लेते हैं लिख देती हूँ अपना कॉलेज। अब मुझे अपना कॉलेज ये जो हेडिंग है इसको कुछ स्टाइल देना है। एक बार इसको देख लेते हैं कि बिना स्टाइलिंग के कैसा दिखेगा। बिना स्टाइलिंग के मेरी हेडिंग कुछ ऐसी दिखने वाली है। अब हम इसको कुछ स्टाइल देने वाले हैं, यानी मैं इसका कलर चेंज करूंगी टू रेड। तो इनलाइन स्टाइल देने के लिए मैं सबसे पहले लिखती हूँ स्टाइल इक्वल्स एंड यहाँ पर ये आ जाएंगे डबल कोट्स एंड अंदर वही प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर मुझे लिखना है। प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी थी मेरा कलर एंड वैल्यू क्या थी, मैं कलर रेड देना चाहती हूँ, तो मैंने कलर रेड दे दिया। एंड VS कोड की एक स्पेशल फीचर ये है कि जब भी आप CSS को डिफाइन करते हैं और उसके प्रॉपर्टीज में कलर को यूज करते हैं तो आपके पास प्रीव्यू आ जाता है। प्रीव्यू यानी आपको पहले ही दिख रहा है कि रेड कलर का मतलब क्या होता है, तो उसने आपको रेड दिखाया है एक्चुअली। यहाँ पर अगर आप रेड की जगह ब्लू भी करते तो VS कोड क्या करता, आपको ब्लू दिखाता। एंड जैसे ही हम इस ब्लू के ऊपर स्क्रोल करेंगे तो मुझे पूरा एक कलर पिकर दिखा रहा है जिससे मैं अलग अलग कलर्स को सेट कर सकती हूँ। मान लेते हैं मुझे थोड़ा सा डार्क ब्लू चाहिए, तो इसने क्या किया, डार्क ब्लू दे दिया। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ब्लू दे दिया और लाइट दे दिया, या हम वाइट की तरफ चले गए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर्स को पिक कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है हर कोड एडिटर के अंदर आपको मिलेगा, पर हाँ VS कोड का एक स्पेशल फीचर है कि कलर प्रीव्यू आपको CSS के अंदर मिल जाता है। तो काफ़ी आसानी हो जाती है। मुझे अब पता है कि अगर मैंने एक वेब पेज बनाया तो उसके अंदर मुझे क्या कलर एक्सपेक्ट करना है। तो इसको डॉक्यूमेंट को कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरी जो हेडिंग है इसका कलर मेरे लिए चेंज हो जाएगा। सिमिलर तरीके से मैं एक और एलिमेंट बना सकती हूँ। मान लेते हैं मैंने पैराग्राफ बनाया, मैं इसके अंदर लिखती हूँ दिस इज अ पैराग्राफ।
पैराग्राफ के अंदर स्टाइल देने के लिए मैं दोबारा से लिखूंगी स्टाइल, एंड अभी सिर्फ हम कलर को देख रहे हैं क्योंकि कलर वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी है CSS के अंदर। इसके बाद हम बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे एंड कलर को भी हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, बट कलर क्योंकि देखते ही नए नए बिगिनर को समझ में आ जाता है कि हाँ कलर का क्या मतलब है, तो इसीलिए हम अभी सिर्फ कलर को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कलर को देने वाली हूँ, मान लेते हैं इसको मैंने दे दिया पिंक, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो ये मेरा पैराग्राफ आ रहा है इन द कलर पिंक। एक बटन भी बना लेते हैं, बटन को क्रिएट किया एंड हेल्प बटन है ये, और यहाँ पर स्टाइल दे देते हैं एंड इसमें मैं कलर को देने वाली हूँ लाइट ब्लू। लाइट ब्लू, आई होप देर इज अ कलर, सो देर इज ब्लू कलर। लाइट ब्लू के साथ ट्राई करते हैं एक बार। तो ये हेल्प बटन है, क्योंकि लाइट कुछ होता नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ ब्लू के साथ ट्राई करेंगे। तो ये मेरा हेल्प बटन है जिसमें मैंने जो कलर प्रॉपर्टी यूज की वो मेरे टेक्स्ट पर अप्लाई हो रही है, यानी हेल्प का जो कलर है वो मेरे पास आ गया है ब्लू के इक्वल। अब मैं एक और चीज कर सकती हूँ अपने बटन के साथ। अभी क्या है, इसके टेक्स्ट का कलर ब्लू है एंड बैकग्राउंड का जो कलर है वो ग्रे है। मैं कोशिश करती हूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने की। तो मैंने इतना जो CSS लिखा है प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, इसके एंड में क्या करूंगी, इसके एंड में लगा दूंगी सेमीकोलन एंड उसके बाद मैं लिखने वाली हूँ बैकग्राउंड कलर, इसको कर देते हैं वाइट, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर मेरे पास हो गया वाइट के इक्वल एंड इस पर जो टेक्स्ट है वो है ब्लू। इनफैक्ट बैकग्राउंड कलर को मैं ऑरेंज करके देखती हूँ एक बार, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो बैकग्राउंड कलर अब ऑरेंज हो गया है एंड ऊपर वाला टेक्स्ट मेरा हो गया है ब्लू के इक्वल। तो अब ये जो पेज है इसके अंदर कलर आ गया है, तो थोड़ा सा स्टाइल हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मैं नहीं कह रही कि ये अच्छा स्टाइल है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। रेड कलर हेडिंग का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, ये पिंक मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ऑरेंज एंड ब्लू का बहुत ही अजीब सा मिक्स है। बट हाँ, कुछ पर्टिकुलर स्टाइल इसके अंदर ऐड हुआ है एज कम्पेयर टू अ प्लेन HTML डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर मैंने क्या इंप्लीमेंट किया है, मैंने इनलाइन स्टाइल को इंप्लीमेंट किया है। इनलाइन स्टाइल कहने का मतलब है कि मैंने अपने एलिमेंट के अंदर ही अपने स्टाइल को ऐड कर दिया है। बट इसके अंदर अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लेते हैं मुझे बाद में कोई और हेडिंग H1 क्रिएट करनी हुई, जिसके अंदर लेट्स सपोज मैंने लिखा है अपना नाम, और अब अगर मुझे ये सेम स्टाइल इस H1 के अंदर भी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम चीज़ें कॉपी पेस्ट करके दोबारा यहाँ पर लिखनी पड़ेगी एंड तभी सेम स्टाइल मेरे पास आएगा। अब अगर तीसरी बार मुझे कोई H1 क्रिएट करना हुआ, जिसमें मान लेते हैं मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, और इसके अंदर भी मुझे सेम स्टाइल चाहिए, तो मुझे दोबारा से पुराना वाला जो स्टाइल है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। बट हमारी जो रियल लाइफ वेबसाइट्स होती हैं, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 3 H1 टैग्स क्रिएट किए हैं। रियल लाइफ वेबसाइट्स के अंदर हज़ारों H1 टैग्स हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स होती हैं। तो ऐसे केसेस में बार बार कॉपी पेस्ट करना वो फीजिबल नहीं होता। तो यहाँ पर इनलाइन स्टाइल बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीका है CSS को इंप्लीमेंट करने का। इससे CSS अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट तो हो जाएगी, बट आप इसको लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी हम CSS को इंप्लीमेंट करते हैं, जब भी हम स्टाइल ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट में, तो कभी भी हम अपने डॉक्यूमेंट में इनलाइन स्टाइल को यूज नहीं कर रहे होंगे। अब सीखते हैं CSS को इंप्लीमेंट करने का दूसरा तरीका होता है यूजिंग द स्टाइल टैग। यानी मैं क्या करती हूं, मैं अपने हेड टैग के अंदर, हेड ऑलरेडी क्या करता है, मेरे मेजर चीज़ें बताता है मेरी पूरी फाइल डॉक्यूमेंट के लिए, उसके अंदर मैं एक स्टाइल टैग को क्रिएट करती हूँ। और ये स्टाइल टैग का काम होता है एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट के लिए स्टाइलिंग ऐड करना। तो इस स्टाइल टैग के अंदर मैं दोबारा से वही, मैंने एक H1 हेडिंग को एज अ CSS सिलेक्टर यूज़ कर लिया एंड अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर दे दिया। तो मुझे पता चल गया जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर हेड में मैंने ये स्टाइल लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी की सारी जो हेडिंग्स होंगी उनका कलर रेड अपने आप सेट हो जाएगा। अलग से जाकर मुझे एक H1 का कलर रेड, दूसरे H1 का कलर रेड, तीसरे H1 का कलर रेड, इस तरीके से सेट नहीं करना पड़ेगा। एक ही सिंगल लाइन में, एक ही सिंगल टैग के साथ मेरी सारी की सारी हेडिंग्स का कलर सेट हो जाएगा। तो इसको भी एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर इतने पार्ट को हम कॉमेंट आउट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं अपने स्टाइल टैग को। तो यहां पर मैं तीनों ये जो H1 है इनको कॉपी कर लेती हूँ। ये मेरी 3 H1 है एंड अभी के लिए मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर से अब मैं इस स्टाइल प्रॉपर्टी को कंप्लीटली हटाने वाली हूँ एंड मैं नॉर्मल H1 लिखने वाली हूँ, जिसके अंदर अभी के लिए कोई स्टाइल नहीं है।
इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो दिस इज माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब मुझे चाहिए कि तीनों H1 पर एक साथ स्टाइल ऐड हो जाए। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मेरा जो हेड टैग है, इस टैग के अंदर मैं एक स्टाइल टैग को क्रिएट करूंगी। मैंने स्टाइल टैग को क्रिएट किया एंड इसके अंदर अब हम वो बेसिक फॉर्मेट ऑफ CSS यूज करने वाले हैं जिसको हमने इनिशियली पढ़ा था। यहां पर पहले मैं सिलेक्टर लिखूंगी, H1 मेरा सिलेक्टर है, उसके बाद मैं लगाऊंगी कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर लिखना है, तो मैं लिखूंगी कलर रेड और फिर मेरा सेमीकोलन। दिस सेमीकोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फॉर्मेट। अब इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करूंगी मैं रिफ्रेश। तो एक साथ क्या हुआ, तीनों का कलर चेंज हो गया। जबकि इनलाइन स्टाइल में मुझे एक एक करके स्टाइल ऐड करना पड़ रहा था स्टाइल टैग के साथ। यहां पर तो नॉर्मली मुझे HTML कोड लिखना है, बस हेड के अंदर जाकर मुझे स्टाइल टैग के अंदर सारे के सारे स्टाइल ऐड कर देने हैं। अब अगर मैं चाह रही हूं मेरी सारी की सारी हेडिंग्स के लिए बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, तो मैं उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया है ब्लैक। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से ब्लैक बैकग्राउंड आ गया सारी की सारी हेडिंग पर, क्योंकि हेडिंग मेरी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट की विड्थ को ऑक्यूपाई करती है, 100% विड्थ। तो ये पूरी की पूरी जो विड्थ है ये ब्लैक हो गई है एंड उसके अंदर जितना पार्ट टेक्स्ट का था उसका कलर रेड है। H1 अगर आपको याद आए तो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है जो 100% विड्थ को, जितनी उसके पास अवेलेबल होती है पेरेंट एलिमेंट के थ्रू, उतनी को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब ये तो तरीका हो गया एक साथ मल्टीपल जो हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर स्टाइलिंग को ऐड करने का। बट इस तरीके के साथ भी एक प्रॉब्लम है। इस तरीके के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये जो स्टाइल टैग है ये स्टाइलिंग तो ऐड करेगा बट सिर्फ इसी फाइल के अंदर ऐड करेगा, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करेगा। पर जब हम रियल लाइफ वेबसाइट्स की बात करते हैं, जैसे Amazon हो गया, जैसे उबर की ऐप हो गई, या और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हो गई, इन सब के अंदर जब स्टाइलिंग ऐड होती है तो उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो रहे होते हैं। क्योंकि आप एक बड़ी वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें मल्टीपल वेब पेजेस होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक बड़ी वेबसाइट के ऊपर एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे होंगे। इनफैक्ट जो आप कॉलेज लेवल पे भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वेब डेवलपमेंट के कॉलेज के अंदर, उसमें भी आपको मल्टीपल HTML फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में एक हर सिंगल फाइल के लिए आप अलग से स्टाइल लिखें, फिर दोबारा सिंगल फाइल के लिए अलग से स्टाइल लिखें, दोबारा सिंगल फाइल के लिए अलग से स्टाइल लिखें, वो ज्यादा फीजिबल तरीका नहीं होता। इसीलिए हम इस तरीके को भी प्रैक्टिकल केसेस में यूज नहीं करेंगे। मतलब ये जो हेड के अंदर स्टाइल टैग लिखने वाला तरीका है, इसको हम यूज नहीं करने वाले, ऑल्दो ये भी एक वैलिड तरीका है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइलिंग ऐड करने का। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे तरीके की, जिसको हमेशा हम आज के बाद यूज करने वाले हैं स्टाइल ऐड करने के लिए, एंड ये तरीका होता है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहने का मतलब है कि मैं एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाऊंगी। ये सेपरेट डॉक्यूमेंट क्या होगा, ये सेपरेट डॉक्यूमेंट होगा CSS के लिए, यानी मैं एक अलग से CSS की फाइल क्रिएट करूंगी। CSS की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मैं अभी तक कोई भी HTML फाइल क्रिएट करने के लिए मैं लिख सकती हूँ abc.html, def.html, मैं कोई भी नाम लिख सकती हूँ, index.html। तो ये मैंने क्या किया, HTML फाइल्स क्रिएट की। इसी सिमिलर तरीके से मैं CSS फाइल्स भी क्रिएट कर सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ abc.css या style.css या mystyle.css। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं किसी भी CSS फाइल को, एंड बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि जिस HTML के लिए आप CSS लिख रहे हो उन दोनों का सेम नाम हो, दोनों का अलग अलग नाम भी हो सकता है। अब एक बार मुझे CSS फाइल को क्रिएट करना है और सारा का सारा जो स्टाइल है ना वो मैं इस CSS फाइल के अंदर लिखने वाली हूँ। मतलब स्टाइल टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें अभी तक हम लिखते थे वो सारी CSS फाइल के अंदर चली जाएंगी और फिर हम लिंक कर देंगे अपनी HTML फाइल को अपनी CSS फाइल के साथ। अब CSS फाइल को बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, अपने CSS फोल्डर के अंदर मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाने वाली हूं और इसको मैं नाम दूंगी style.css। style.css एक नई फाइल मेरे पास क्रिएट हो गई। अब जो अपनी HTML फाइल के अंदर स्टाइल टैग के अंदर मैंने चीजें लिखी थी, मतलब H1 से लेके पूरे सिलेक्टर से लेके सारी चीजें, इनको हम कर लेते हैं कट एंड पेस्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे वैसे ही अपनी style.css फाइल के अंदर लिखनी है एंड यहाँ से मैं अपने स्टाइल टैग को हटा सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो सारी की सारी स्टाइलिंग गायब हो गई। पर ये स्टाइलिंग अभी style.css में सारी स्टाइलिंग अवेलेबल है, बट फिर भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अभी मैंने style.css के अंदर लिखा हुआ है।
स्टाइल, ये CSS फाइल और इस HTML फाइल को अभी मैंने लिंक नहीं किया है, मतलब इस HTML को नहीं पता कि कोई और फाइल बन चुकी है जिसके अंदर मेरा CSS लिखा हुआ है। तो इस HTML फाइल को पता चले कि CSS लिखी जा चुकी है, उसके लिए हमें दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना पड़ेगा, जिसके लिए हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम HTML को CSS फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। दो फाइल्स को लिंक करने के लिए हम इस लिंक टैग का यूज करते हैं हेड टैग के अंदर। मतलब जो मेरा HTML का हेड है उसके अंदर मैं एक नया टैग बनाऊंगी विच इज माई लिंक टैग। लिंक टैग के अंदर दो चीजें मुझे लिखनी होती है। एक होता है REL यानी क्या रिलेशन है HTML और उस फाइल का। रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि CSS मेरी क्या होती है? स्टाइल शीट होती है। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो CSS एक स्टाइल शीट होती है, तो रिलेशन ये हो गया कि मेरी HTML फाइल के लिए मैं एक स्टाइल शीट क्रिएट कर रही हूँ जिसमें उसका स्टाइल डिफाइंड है। तो जब भी मैं एक CSS फाइल को लिंक करूंगी मुझे REL रिलेशन में लिखना है स्टाइल शीट, एंड उसके बाद मैं लिखूंगी यहाँ पर मेरे पास href होना चाहिए, रेफ नहीं href होना चाहिए। href के अंदर मैं लिखने वाली हूँ अपनी CSS फाइल का नाम। तो मेरी फाइल है style.css। अगर सेम फोल्डर में फाइल है तो आप सिर्फ style.css लिख सकते हैं। मान लेते हैं मेरी CSS फाइल किसी और फोल्डर के अंदर है, तो यहां पर सिर्फ नाम की जगह मुझे पूरी फाइल का पाथ लिखना पड़ेगा जहां पर मेरी CSS फाइल स्टोर्ड है। बट यूजुअली हम सेम फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहे होंगे, तो उस केस में मैं डायरेक्टली अपनी CSS फाइल का नाम लिख सकती हूँ। एंड इस तरीके से HTML को जब हम बता देंगे कि कौन सी CSS फाइल के साथ उसको अटैच होना है, लिंक होना है, उसके बाद डायरेक्टली उसकी स्टाइलिंग मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएगी। एक बार इस चीज को भी कर लेते हैं। ये रहा मेरे HTML डॉक्यूमेंट का हेड टैग। हेड टैग के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ? लिंक करने वाली हूँ। सबसे पहले रिलेशन बता देते हैं दैट दिस इज अ स्टाइल शीट। उसके बाद नाम बता देते हैं। नाम में मैं लिखूंगी style.css। एंड इस तरीके से मैंने लिंक कर लिया दोनों फाइल्स को। इसको अब कर लेते हैं सेव। स्टाइल के अंदर मुझे कोई चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ HTML के अंदर लिंक करना है। अब मैं कर लेती हूँ रिफ्रेश। तो क्या हुआ? पुराने वाली जो स्टाइलिंग थी जो अब HTML के पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी नहीं लिखी हुई लेकिन style.css में लिखी हुई है, वो सारी की सारी अब मेरे HTML डॉक्यूमेंट पर भी अप्लाई कर जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा वैलिड तरीका होता है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका होता है CSS को यूज़ करने का और CSS को HTML डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करने का। एंड आगे से जब भी मुझे CSS अप्लाई करनी होगी, मैक्सिमम केसेस में यानी 99% केसेस में, उनमें हम क्या कर रहे होंगे? अलग से CSS फाइल बनाएंगे एंड उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ हम लिंक कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें सबसे पहली और मेजर प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारी कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी को ऑलरेडी हम थोड़ा सा देख चुके हैं, इसको अब हम और डिटेल में देखने वाले हैं। कलर प्रॉपर्टी का काम होता है टू सेट द कलर ऑफ फॉरग्राउंड। किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एंटिटी की हम बात करते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमें पता ही है कि पीछे वाला पार्ट होता है। एक होता है उसका फोरग्राउंड, फोरग्राउंड यानी सामने वाला पार्ट। तो अगर मैं एक बटन की बात कर रही हूँ तो बटन के अंदर जो उसकी पूरी की पूरी ये वाला पूरा एरिया है, ये इसका बैकग्राउंड हो जाता है। एंड बटन के ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट क्योंकि बैकग्राउंड के सामने की तरफ आता है तो ये मेरा फॉरग्राउंड हो जाता है। तो जब भी हम बटन के लिए कलर लिख रहे होंगे तो वो फॉरग्राउंड यानी उसके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। अब हमेशा टेक्स्ट नहीं होता फॉरग्राउंड में, डिफरेंट और चीजें भी हो सकती हैं, कोई एलिमेंट भी हो सकता है फॉरग्राउंड में या कोई और पार्ट भी हो सकता है। बट यूजुअली अभी जो हम एग्जाम्पल्स ले रहे होंगे उन सब में जो हमारा कलर अप्लाई हो रहा होगा यूजुअल केसेस में हमारे फॉरग्राउंड में एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन पर ही अप्लाई हो रहा होगा। एक बार हम कलर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि कलर को हम किस तरीके से लिखते हैं। मैं सर्च कर सकती हूँ MDN कलर CSS। तो यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कलर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको दिख भी जाएगा कि कलर इज अ CSS प्रॉपर्टी दैट सेट्स द फोरग्राउंड कलर वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्स टेक्स्ट एंड टेक्स्ट डेकोरेशंस। अब कलर को लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कलर को, ये मैंने रेबेका पर्पल नाम का कोई कलर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करके रेड भी कर सकते हैं, इसको हम चेंज करके ब्लू भी कर सकते हैं। तो जो भी कलर हम लिखेंगे, या तो कलर को लिखने का ये तरीका होता है कि डायरेक्टली आपने उस कलर का नाम ही लिख दिया, या फिर ये कुछ हैश कोड करके हम कुछ कोड यानी कुछ नंबर्स भी लिखते हैं। ये 00FF00 का मतलब एक्चुअली ये वाला कलर होता है ग्रीन, जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। इसको अगर मैं FFFFFF करूं तो ये वाइट हो जाएगा। अगर मुझे इसको रेड करना है तो मैं
0000 कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास रेड हो जाएगा। अब ये कलर कोड क्या होते हैं, कैसे समझते हैं, उसको अभी हम थोड़े से देर के बाद समझने वाले हैं। बट बेसिकली कलर को चेंज करने का ये कोड लिखकर भी एक तरीका होता है। कलर को चेंज करने का एक तरीका होता है RGB वैल्यूज को लिखना। ये सारे के सारे अलग अलग कलर सिस्टम्स हैं। नाम लिखना कलर सिस्टम है, कोड लिखना कलर सिस्टम है, RGB लिखना कलर सिस्टम है, ये HSL, HSLA, HWB, ये भी सारे के सारे कलर सिस्टम्स हैं। मोस्टली हम 3 कलर सिस्टम्स यूज करते हैं CSS के अंदर। एक है कि डायरेक्टली हम कलर का नाम लिख दें, एक है कि डायरेक्टली हम कलर का कोड लिख दें, या एक है कि डायरेक्टली कलर के लिए हम उसकी RGB वैल्यू को लिख दें। और इन तीनों सिस्टम्स को हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए क्या करने वाले हैं, हम नाम पर फोकस करेंगे, क्योंकि नाम हमारे लिए आसान है। हम सबको पता है कि ब्लू कलर क्या होता है, येलो कलर क्या होता है, ब्लैक क्या होता है, व्हाइट क्या होता है, रेड क्या होता है। तो अभी के लिए हम उसी के साथ खेलने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगी, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ हेडिंग्स बनाने वाली हूँ। जैसे मैंने एक हेडिंग बना ली, यहाँ पर मैंने लिखा अपना कॉलेज, एंड मैंने एक दूसरी हेडिंग बनाई, इसके अंदर मैंने लिखा अपना नाम, मैं लिख सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब क्या करूँगी, ऑलरेडी ये जो मेरी style.css फाइल है, ये मेरी HTML फाइल के साथ लिंक्ड है। इसके अंदर मैं H1 के लिए स्टाइल क्रिएट करूँगी। अब प्रॉपर्टी, क्योंकि हम कलर यूज कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगी कलर, एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या लिखने वाली हूँ, मान लेते हैं मुझे कलर चाहिए ब्लू के इक्वल। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर मेरे पास कलर ब्लू आ गया सारी की सारी H1 पर। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब मैं ये सिलेक्टर लिखती हूँ H1, तो ऐसा नहीं है एक H1 एक हेडिंग पर कलर अप्लाई हो रहा है। जितनी भी हेडिंग मैं लिखती हूँ उन सब के ऊपर वो कलर, वो सारी की सारी स्टाइलिंग अप्लाई होती है। अब क्या करते हैं, 2 पैराग्राफ्स में क्रिएट करने वाली हूँ। दिस इज पैराग्राफ 1, एंड इसके अलावा एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, पैराग्राफ 2। अब मैं चाह रही हूँ कि जो भी मेरे पैराग्राफ्स हो, पैराग्राफ्स के लिए सिलेक्टर क्या होगा, P, यानी जो भी मेरे टैग में लिखा हुआ था, पैराग्राफ टैग में हम P को लिखते हैं, तो इसीलिए उसी के सिलेक्टर में भी हम P को लिखेंगे। और फिर मैंने लगाए कर्ली ब्रेसेस, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ पैराग्राफ के लिए कलर, एंड पैराग्राफ को हम कलर दे देते हैं, लेट्स सपोज रेड कलर इसको दे देते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास दोनों पैराग्राफ्स आ गए, इन दोनों पैराग्राफ्स का कलर है रेड के इक्वल। अब मैं 2 बटन्स भी बना लेती हूँ। दिस इज माई बटन 1, एंड इसी तरीके से एक और बटन हम क्रिएट करेंगे बटन 2 के नाम से। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब बटन्स को स्टाइल देने के लिए, अभी के लिए क्या हुआ है, सिर्फ ये 2 बटन्स मेरे पास क्रिएट हुए हैं। इन दोनों को स्टाइल देने के लिए मैं दोबारा से इनका टैग लिखने वाली हूँ। टैग के अंदर क्या लिखा था, बटन में बटन लिखा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर एज अ सिलेक्टर मुझे बटन को यूज करके बटन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसकी प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगी कलर, और बटन को हम लेट्स सपोज कलर देते हैं, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। VS कोड में यूजुअली आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। ये गोल्ड कलर में चूज करने वाली हूँ बटन के लिए। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरा जो टेक्स्ट है वो गोल्ड में मुझे दिखाई दे रहा है, बटन 1 एंड बटन 2। तो इस तरीके से 2 चीजें हमने सीखी कि एक तो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर अगर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, पूरी फाइल के अंदर मुझे कलर अप्लाई करना है तो मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये सीखी कि जो भी प्रॉपर्टी या जो भी स्टाइल अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ सिंगल बटन पर नहीं होता, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने बटन्स हैं उन सब के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। कलर प्रॉपर्टी फॉरग्राउंड के लिए यूज होती है, एंड ये सारी की सारी चीजें हमारे फॉरग्राउंड में आ रही हैं, बैकग्राउंड में नहीं। इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है हमारी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। अभी तक हमने कलर सीखा जो फॉरग्राउंड के लिए यूज हो सकता है, लेकिन हम बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए प्रॉपर्टी में मुझे लिखना पड़ता है बैकग्राउंड हाइफन कलर, एंड उसके बाद मैं अपने कलर का नाम लिख सकती हूँ, या फिर कोई कोड लिख सकती हूँ, या फिर और दूसरे कलर सिस्टम्स को भी हम यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम इसी सिस्टम को यूज करने वाले हैं क्योंकि ये देखने में आसान है और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारी की सारी हेडिंग्स का हम बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं। तो जितनी भी हमारी हेडिंग्स हैं इन सब के लिए बैकग्राउंड कलर जो मैं देने वाली हूँ, लेट्स से इसके लिए बैकग्राउंड कलर हम रखते हैं ग्रे। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये दोनों हेडिंग जो थी, इन दोनों की हेडिंग के बैकग्राउंड में मेरे पास कलर ग्रे आ गया है। एंड क्योंकि हेडिंग हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं जितनी उनके पास अवेलेबल होती है। तो हेडिंग ने पूरे पेज की विड्थ ऑक्यूपाई करी है, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टली 100% जो एरिया है वो मेरा ग्रे से कवर हो गया है बैकग्राउंड में। अब पैराग्राफ के लिए अगर मुझे बैकग्राउंड सेट करना हो, पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज हम करने वाले हैं दिस कॉर्न सिल्क नाम से कलर है,
ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको हम येलोइश वाइट समझ सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये कॉर्न सिल्क नाम का जो कलर है ये बैकग्राउंड में मुझे दिखाई दे रहा है। एंड पैराग्राफ भी क्या है, पैराग्राफ भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो पूरे के पूरे पैराग्राफ की पूरी विड्थ पर मेरा बैकग्राउंड कलर में सेट हो गया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, बटन को बैकग्राउंड कलर दूंगी। बटन को बैकग्राउंड कलर में लेट्स सपोज हम देते हैं ब्लैक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से ब्लैक मेरा बटन बन गया है एंड उसके ऊपर गोल्ड कलर में मुझे मेरा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम अपने बैकग्राउंड कलर को सेट करते हैं। अब बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, बट कभी कभार आप हो सकता है किसी वेबसाइट पर या किसी डॉक्यूमेंट में देखें कि बैकग्राउंड कलर की जगह किसी ने लिखा हुआ है सिर्फ बैकग्राउंड एंड देन उन्होंने लिखा हुआ है लेट्स सपोज ब्लैक। इसको सेव किया एंड रिफ्रेश किया, तभी भी सेम स्टाइल अप्लाई हो रखा है अभी भी डॉक्यूमेंट में। यानी ये बैकग्राउंड भी वैसे ही फंक्शन कर रहा है जैसे बैकग्राउंड कलर करता है, बट एक्चुअली बैकग्राउंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज के लिए यूज हो सकता है। बैकग्राउंड में आप सिर्फ कलर नहीं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज करके आप इमेज भी सेट कर सकते हैं, तो आप दूसरी चीजें भी सेट कर सकते हैं। बट हमें जब भी स्पेसिफिकली बैकग्राउंड कलर सेट करना होगा तो हम बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे, हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को मैक्सिमम केसेस में यूज नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि राइट CSS फॉर दीज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टाइल गाइडलाइंस। मुझे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो ऑलरेडी HTML के अंदर बने हुए हैं। अब यहाँ पर मुझे ये एलिमेंट्स के साथ साथ इनकी स्टाइलिंग भी दी हुई है। मुझे बोला गया है कि जो H2 हेडिंग है उसको मुझे ऑरेंज टेक्स्ट देना है, यानी इसका जो टेक्स्ट है ये ऑरेंज होना चाहिए। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ एक ही हेडिंग है जो बड़े फॉन्ट में बोल्ड में मुझे दिखाई दे रही है, तो ये मेरी H2 हेडिंग है। अब जो बटन यहाँ पर दिया हुआ है उसका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए और वाइट टेक्स्ट होना चाहिए, तो इस बटन को मुझे ब्लू बैकग्राउंड और वाइट टेक्स्ट देना है। और जो मेरा पैराग्राफ है इसका ब्लैक बैकग्राउंड कलर होना चाहिए और वाइट टेक्स्ट होना चाहिए, तो इस पैराग्राफ को मुझे ये वाली स्टाइलिंग देनी है। तो ये तीनों चीज़ें सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेन HTML डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं एंड उसके बाद अपनी CSS के अंदर ये सारी की सारी स्टाइलिंग हम ऐड करेंगे। तो मेरा जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें से मैं सारे के सारे पुराने जो एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट करूंगी, स्टाइल के अंदर से भी सारे स्टाइल्स को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब index.html में सबसे पहले मैं H2 हेडिंग क्रिएट करूंगी। H2 हेडिंग के अंदर मुझे लिखना है हाय देयर। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करने वाली हूँ। पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है वो है माई नेम इज टॉम एंड आई एम हेयर टू देयर टू हेल्प यू। इसको कर लेते हैं हेल्प एंड लास्ट में मैंने क्रिएट किया है एक बटन, तो बटन के अंदर मैं लिख लेती हूँ नीड हेल्प। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करके मेरा जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, सिर्फ HTML। अब HTML के साथ ऑलरेडी मैंने अपनी style.css फाइल को लिंक कर रखा है। style.css के अंदर अब स्टाइल ऐड करना स्टार्ट करते हैं। H2 हेडिंग के लिए मुझे गिवन है कि मेरा जो टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट का कलर है ये ऑरेंज होना चाहिए। अब टेक्स्ट का कलर हेडिंग के लिए मुझे चेंज करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, हम यूज करेंगे कलर प्रॉपर्टी। कलर में मैं लिखने वाली हूँ ऑरेंज। इसको कर लेते हैं सेव एंड मेरी जो हेडिंग है वो ऑरेंज कलर की अब हो गई है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मुझे बोला है चेंज करने के लिए वो है बटन के लिए। बटन के लिए मुझे बोला है ब्लू बैकग्राउंड कलर होना चाहिए और वाइट टेक्स्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ बटन टैग। बटन को सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, तो मैं लिखूंगी बैकग्राउंड कलर एंड उसके बाद मैं लिखूंगी ब्लू। उसके बाद टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट यानी कलर को मुझे चेंज करना है, कलर को हम रखेंगे एज वाइट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरे बटन का जो पूरा बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है। अब तीसरी चीज जिसको मुझे करना है वो है मेरे पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ के लिए मुझे क्या करना है, पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए एंड टेक्स्ट का कलर होना चाहिए वाइट। तो बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं ब्लैक एंड टेक्स्ट का कलर यानी कलर को कर देते हैं हम इक्वल टू वाइट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जितनी भी स्टाइलिंग मुझे दी गई थी प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो सारी की सारी मैंने कंप्लीट कर दिया एंड मेरा डॉक्यूमेंट अब कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं CSS के अंदर कलर सिस्टम्स को। कलर्स को हम डिफाइन करने के बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं CSS के अंदर एंड उन्हीं को अब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहला सिस्टम जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये है हमारे नेम्ड कलर्स, यानी डायरेक्टली सिर्फ कलर का नाम लिख देना। इसका एक एग्जाम्पल है कलर इज इक्वल टू ब्लैक, यानी कलर में मैंने ब्लैक को असाइन कर दिया, तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, कलर का नाम यूज किया। जब शुरुआत में HTML हमारे पास आया था, यानी HTML जब नया नया था, तो उस टाइम पे CSS को यूज करके
टोटल 16 कलर्स थे जिनके हम नाम लिख सकते थे, बट आज की डेट में अराउंड 140 या कह सकते हैं 150 कुछ नेम्ड कलर्स हैं, यानी अलग अलग नामों वाले कलर हैं जिनको हमारा ब्राउज़र पहचानता है कि हाँ, अगर मैंने ब्लू लिखा है तो ब्लू में उसको क्या डिस्प्ले करना है, या फिर अगर मैंने वाइट लिखा है तो वाइट के लिए क्रोम को पता है कि वाइट में वाइट कलर ही डिस्प्ले होगा, या पिंक का क्या मतलब होता है, या मेजेंटा का क्या मतलब होता है। इसके अलावा और भी टील जैसे कलर होते हैं, पर्पल जैसे कलर होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, एंड अराउंड 140 टू 150 डिफरेंट कलर्स होते हैं जिनको हमारा ब्राउजर रिकॉग्नाइज कर लेता है। पर दुनिया में तो 140-150 कलर्स नहीं होते, दुनिया में तो मिलियंस ऑफ डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं, बट हमारा ब्राउजर सिर्फ कुछ ही कलर्स है जिनको नाम से रिकॉग्नाइज कर लेता है। इनके एक बार हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं क्या करूंगी, मेरा जो index.html था इससे मैं सारी की सारी चीज़ें हटाने वाली हूँ, एंड इसमें हम रखेंगे सिर्फ अपनी हेडिंग को। अभी हेडिंग का कलर मैंने दिया हुआ है ऑरेंज के इक्वल। इनफैक्ट इसको हल्का सा मैं जूम कर लेती हूँ। ऑरेंज के इक्वल मैंने कलर दिया हुआ है यहाँ पर। इस स्टाइलिंग को भी हटा लेते हैं। अब मैं अगर इस कलर को चाहूँ तो कलर को चेंज करके मैं ब्लू भी कर सकती हूँ। ब्लू को सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, मेरे पास ब्लू कलर आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं रेड भी कर सकती हूँ। रेड को सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, रेड आ जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको मैजेंटा भी कर सकती हूँ, रिफ्रेश करूँगी, मैजेंटा आ जाएगा। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे कलर को मरून करना है तो मैं इसको मरून भी कर सकती हूँ, तो ये मरून कलर में आ जाएगा। अब इसी तरीके से बहुत सारे और डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। मैं चाहूँ तो मैं इसको पिंक कलर भी दे सकती हूँ, तो ये पिंक हो जाएगा कलर में। मैं चाहूँ कि मुझे इसको टील कलर देना है, टील थोड़ा सा ग्रीनिश कलर होता है, तो ये टील कलर का हो जाएगा। मैं चाहूँ इसको मैं ऑलिव कलर देना चाहती हूँ तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स हैं जो अवेलेबल हैं, एंड उनको हम पहचान सकते हैं। प्रीव्यू का ऑप्शन ऑलरेडी VS कोड में हमारे पास अवेलेबल होता है। लेकिन फिर भी मिलियंस ऑफ कलर्स ऐसे हैं जिनके हमारे पास कोई नाम नहीं होते। येलो की ही अगर मैं शेड्स बनाने लगूं तो मैं हजारों शेड्स बना सकती हूँ सिर्फ येलो कलर को यूज करके, पर सबका अलग एक इंडिविजुअल नाम नहीं होता। तो जब भी हमें सिंपल कलर्स यूज करने होते हैं हम नेम्ड सिस्टम को यूज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम कलर्स के लिए जिनके हमारे पास कोई नाम नहीं होते उनके लिए हम कोड्स को यूज करते हैं, तो हम डिफरेंट कलर सिस्टम्स को वहां पर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कलर सिस्टम जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारा RGB कलर सिस्टम। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यानी इस कलर सिस्टम के अंदर हम 3 वैल्यूज को बताते हैं। एक वैल्यू होती है मेरी रेड कलर कितना मुझे लेना है, एक वैल्यू होती है कि ग्रीन कलर मुझे कितना लेना है, एंड एक वैल्यू होती है कि ब्लू कलर मुझे कितना लेना है। अब थोड़ा सा ना कलर थ्योरी को समझते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें जो हम प्राइमरी में सीखते थे, इस तरीके की चीज़ें कि जब मैं येलो को और ब्लू को मिक्स करूंगी तो मेरे पास ग्रीन कलर आ जाएगा। तो इस तरीके की बेसिक प्राइमरी कलर से रिलेटेड थ्योरी है कि मेरे पास 3 प्राइमरी कलर्स हैं जिनके साथ मैं शुरुआत करती हूँ, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये मेरा रेड हो गया, ये मेरा ग्रीन हो गया, ये मेरा ब्लू हो गया। अब जब मैं रेड एंड ग्रीन को मिक्स करूंगी तो मेरे पास जो कलर आता है वो येलो आता है। जब मैं ब्लू एंड ग्रीन को यूज करूंगी तो ब्लू एंड ग्रीन का थोड़ा सा ब्लूइश, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर मेरे पास होगा, एंड जब मैं ब्लू एंड रेड को मिक्स करूंगी तो मेरे पास थोड़ा सा पिंकिश कलर आ जाएगा। अगर मान लेते हैं मैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन तीनों को मिक्स करने वाली हूं तो एंड रिजल्ट में मेरे पास व्हाइट कलर आता है। व्हाइट कलर मतलब सारे कलर्स एक तरीके से आपने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं, तो एंड में हमेशा व्हाइट आता है। तो कलर सिस्टम मुझे बताता है कि ये जो बेसिक 3 कलर्स होते हैं इनको मैं कितनी मात्रा के अंदर मिक्स करने वाली हूँ। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मेरा रेड चैनल है, ये मेरा ग्रीन चैनल है और ये मेरा ब्लू चैनल है। अब मेरे पास एक स्केल होता है कि रेड कलर को आप 0 से लेकर 255 की स्केल में कितना भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन कलर को आप 0 से लेकर 255 के स्केल पर कितना भी ऐड कर सकते हैं, एंड ब्लू कलर को आप 0 से लेकर 255 के स्केल पर कितना भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे इमेजिन कर सकती हूँ कि मेरे पास एक बकेट है, एक बाल्टी है जिसका काम है कलर्स को क्रिएट करना। अब इसके अंदर अगर मैं सिर्फ रेड कलर डाल दूं और उसकी 255 ड्रॉप्स डाल दूं, यानी 255 जितना मेरे पास रेड कलर था पूरा रेड कलर मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ग्रीन कलर का 0 डाला और ब्लू कलर का भी 0 डाला, तो इस बाल्टी के अंदर क्या कलर क्रिएट होने वाला है। अगर मैंने इस बकेट के अंदर ऐड ही सिर्फ रेड कलर को किया है तो इस बकेट के अंदर भी सिर्फ रेड कलर मुझे देखने को मिल रहा होगा। तो ये मतलब होता है RGB वैल्यूज का। RGB के अंदर मुझे अगर कलर को डिफाइन करना है CSS के अंदर तो मैं लिखती हूँ कलर कोलन और फिर मैं लिखती हूँ RGB, यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू की कितनी क्वांटिटी में लेने वाली हूँ। अब अगर मुझे सिर्फ रेड कलर क्रिएट करना है तो मैं उसमें पूरा रेड कलर ले लूंगी 255,
कॉमा, ग्रीन कलर कितना लेना है, ग्रीन कलर 0 ले लो, ब्लू कलर कितना लेना है, ब्लू कलर भी 0 ले लो। तो इस कॉम्बिनेशन से मेरे पास सिर्फ रेड कलर क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा है रेड इज, RGB में मैंने सिर्फ 255 ले लिया और फिर मैंने लिखा 0 and 0। तो जो मेरे चैनल्स होते हैं तीनों कलर्स के, उनकी रेंज 0 से 255 तक ही होती है, ये लिमिट होती है उनके पास। अब अगर मुझे क्रिएट करना है, मान लेते हैं ग्रीन कलर को, तो ग्रीन कलर के लिए मुझे पता है रेड कलर कितना लेना होगा, रेड कलर 0 लेना होगा। ग्रीन कलर कितना लेना होगा, इसको पूरा ले सकते हैं, तो 255 ले लिया। ब्लू कलर कितना लेना होगा, ब्लू कलर 0 लेना होगा, तो इसका RGB कॉम्बिनेशन होगा 0, 255 एंड 0। तो इस ग्रीन कलर को क्रिएट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा RGB 0, 255 एंड 0, तो मेरे पास ग्रीन कलर आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि अगर मैंने जो मेरा HTML डॉक्यूमेंट था, इसके अंदर मैंने अपनी H2 क्रिएट की थी, अभी इसके अंदर जो कलर है वो ऑलिव है, पर अगर मुझे RGB का ग्रीन कलर चाहिए तो मैं लिखूंगी RGB। ग्रीन कलर के लिए पहले हम रेड के लिए कलर बताएंगे। रेड क्या है, रेड की क्वांटिटी है चैनल की 0, फिर ग्रीन की क्वांटिटी 255 पूरा ले लो, ब्लू की क्वांटिटी 0, इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हेडिंग H2 के अंदर ग्रीन कलर आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे अगर रेड कलर चाहिए तो रेड कलर में रेड को लिख लो 255, ग्रीन पूरा 0 एंड ब्लू भी पूरा 0, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब मेरे पास पूरा रेड कलर आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर मुझे सिर्फ ब्लू चाहिए तो रेड भी 0, ग्रीन भी 0 एंड लास्ट में ब्लू आ जाएगा, इसको कर लेते हैं सेव। तो अब मेरे पास टोटल ब्लू आ जाएगा। तो ये तो हो गए बेसिक, सिर्फ रेड, सिर्फ ग्रीन, सिर्फ ब्लू। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा मिक्सिंग ऑफ कलर्स। मिक्सिंग ऑफ कलर्स के लिए अगर मान लेते हैं मुझे बाल्टी के अंदर क्या चाहिए, मुझे बाल्टी के अंदर येलो कलर चाहिए, तो येलो कलर को बनाने के लिए मुझे रेड और ग्रीन को मिक्स करना पड़ेगा। रेड और ग्रीन को मिक्स करूंगी तो मेरे पास येलो आएगा। तो मैं क्या करूंगी, RGB में रेड की क्वांटिटी 255 रख दूंगी, ग्रीन की क्वांटिटी 255 रख दूंगी और ब्लू को मैं रख दूंगी 0 के इक्वल। तो मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा विच इज इक्वल टू माई येलो कलर। एक बार इसके लिए भी लिख लेते हैं कोड। यहाँ पर कलर में RGB में मैं लिखने वाली हूँ 255 एंड 0, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास एक येलो कलर आ गया। इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट का हमें पता होना चाहिए। व्हाइट कब होगा, जब हम सारे कलर्स को मिक्स कर देंगे। तो मैंने रेड को भी 255 ले लिया, ग्रीन को भी पूरा ले लिया एंड मैं ब्लू को भी पूरा 255 लेने वाली हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा पूरा टेक्स्ट अंदर मिक्स हो गया क्योंकि वो व्हाइट ही कलर का हो गया है। दिस इज माई टेक्स्ट। ये और अच्छे से तब दिखेगा जब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ले लूंगी ब्लैक के इक्वल। तो हाई देयर पूरा व्हाइट कलर में मुझे डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड को हटा देते हैं। ये व्हाइट कलर मैंने क्रिएट किया। ब्लैक कलर कब क्रिएट होता है, जब कोई भी लाइट नहीं होती, मतलब जब ना रेड अवेलेबल है, ना मेरे पास ग्रीन अवेलेबल है, ना मेरे पास ब्लू अवेलेबल है। अगर तीनों को 0 0 0 कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा मेरा ब्लैक कलर। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इन कलर्स को क्रिएट करने का आइडिया हमें कैसे लगता है, आइडिया हमें ऐसे लगता है कि 3 वैल्यूज हैं, 255 255 255। तो अगर मैं सोचूं कि मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा रेड है, थोड़ा सा ब्लू है, ग्रीन मान लेते हैं पूरा अभी 0 है, अगर मैं थोड़ा सा रेड ले लूं, मान लेते हैं मैंने 120 रेड लिया, ग्रीन मैंने पूरा 0 लिया एंड ब्लू में भी मैं 120 ले लेती हूँ, तो थोड़ा सा ब्लू एंड थोड़ा सा रेड मिक्स होगा। जब ब्लू एंड रेड मिक्स होता है तो थोड़ा सा पर्पलिश कलर मेरे पास क्रिएट होता है इस तरीके का। तो 120 अगर मैंने क्वांटिटी में कम लिया है तो थोड़ा सा लाइट पर्पल कलर मेरे पास हो सकता है क्रिएट हो। तो इस तरीके से हम आइडिया लगाते हैं क्या कलर क्रिएट हो सकता है। इसको एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। RGB में अगर मैं लिखूँ कि मुझे 120 क्रिएट करना है, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये पर्पलिश कलर मेरे पास क्रिएट हुआ है क्योंकि रेड और ब्लू को मिक्स करने से पर्पल कलर बनता है। अब ये जो RGB वैल्यू है ये ज़रूरी नहीं है आपने फर्स्ट टाइम CSS के अंदर ही सीखा होगा। RGB जो है, RGB को यूज़ किया जाता है हमारे टेलीविजन्स के अंदर। तो टीवी के अंदर जो कलर क्रिएट होते हैं, मतलब जो पिक्सल का कलर होता है, जो हमारी मूवी चल रही होती है, शो चल रहा होता है, उसमें जो डिफरेंट कलर्ड टीवी होते हैं उसमें RGB की फॉर्म में कलर्स क्रिएट होते हैं कि कितना रेड होना चाहिए, कितना ग्रीन होना चाहिए, कितना ब्लू होना चाहिए, एंड उस हिसाब से उन पिक्सल्स की फॉर्म में हमें पूरे के पूरे कलर दिखाई देते हैं। या फिर RGB वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा कैमरास के अंदर भी यूज़ किया जाता है कलर्स को सेंस करने के लिए। तो इस तरीके से RGB वैल्यू की जो सिग्निफिकेंस है, जो इसका यूजेज है, सिर्फ CSS के अंदर नहीं है, सिर्फ वेबसाइट्स के अंदर नहीं है, ये प्रैक्टिकली बहुत सारे एनालॉग डिवाइसेस में भी यूज होते हैं। इसीलिए RGB को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही चीज़ हमें याद रखनी है कि RGB कलर्स होते हैं और उन सब की रेंज होती है 0 से 255 के बीच में। जिस कलर को आप जितना मिक्स करेंगे फाइनल कलर के अंदर
वो वाला कलर आपको उतना ज़्यादा दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप सोच सकते हैं कि 0 से लेकर 255 ये तो बहुत सारे कलर्स की रेंज आ गई। मतलब RGB के कॉम्बिनेशन से आप लिटरली मिलियंस ऑफ कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को याद रखें कि अगर 120, 43, 145 ये वाला कॉम्बिनेशन हुआ, कुछ इस तरीके का अगर मैंने RGB लिख दिया 120, 43, 145, तो इससे कौन सा कलर क्रिएट होगा हमें बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि इसका मतलब है रेड, इसका मतलब है ग्रीन, इसका मतलब है ब्लू। तो इस तीनों कलर्स में ब्लू सबसे ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर ज़्यादा होगा। और रेड और ग्रीन का थोड़ा सा मिक्सचर है जिसमें रेड भी ज़्यादा है। अब जब भी रेड और ब्लू ज़्यादा होता है तो थोड़ा पर्पलिश बनता है, ये मुझे आइडिया लग गया। और ग्रीन का इसमें थोड़ा सा शेड होगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कलर किस डायरेक्शन में जाना है, पर एग्जैक्ट कलर याद करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस हमें RGB का सिंटैक्स याद होना चाहिए कि RGB को लिखने के लिए मुझे RGB लिखना पड़ता है और फिर ये 3 हम मुझे कोड्स लिखने पड़ते हैं। वरना हमारे पास बहुत सारे कलर पिकर्स अवेलेबल होते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर एक पर्पलिश शेड ले सकती हूँ जाकर, एंड मेरे पास उसका एक अलग से RGB तैयार हो जाएगा। या फिर कलर पिकर के लिए मैं डायरेक्टली ऑनलाइन सर्च कर सकती हूँ कलर पिकर। कलर पिकर क्या करते हैं, मुझे कलर्स को पिक करने में हेल्प करते हैं। अब मान लेते हैं मुझे थोड़ा सा पिंकिश कलर चाहिए, पिंकिश कलर इन द सेंस ये थोड़ा सा पिंक के पास वाला कलर चाहिए, कुछ ऐसा, और मैं चाहती हूँ ये हल्का सा और डार्क हो जाए, तो कुछ यहाँ पर आ जाए। ये गूगल का ही कलर पिकर है, डिफरेंट वेबसाइट्स पर भी आपको कलर पिकर मिल जाएंगे। मुझे मान लेते हैं ये कलर पिक करना है, तो गूगल क्या करेगा, मुझे इसके लिए इसका RGB कॉम्बिनेशन ये यहाँ पर दिखा रहा है 2094-161, तो इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2094-161। तो ये मेरा कलर बन गया। एंड अब इसी सेम कलर की मेरे पास हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पर सेम कलर की मेरे पास हेडिंग आ गई। तो अगर मुझे किसी कलर को सिलेक्ट करना होता है तो मैं डायरेक्टली कलर पिकर में देख सकती हूँ कौन सा कलर देखने में सुंदर लग रहा है, एंड फिर डायरेक्टली मैं उसका RGB कोड उठा सकती हूँ। इसी तरीके से हम उसकी HSV वैल्यूज भी ले सकते हैं, HSL वैल्यूज भी ले सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये RGB, एंड सेकेंड पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हेक्स कोड। ये हेक्स कोड है जिसको अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कलर सिस्टम जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है हमारे पास हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम, या इसको शॉर्ट में हम हेक्स भी कहते हैं, या फिर इसको हेक्स कोड भी कह देते हैं। इसमें हम अपने कलर्स को हैशटैग के साथ स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद उनका एक 6 डिजिट या 6 नंबर्स या 6 लेटर्स वाला एक कोड लिखकर अपने कलर को बताते हैं। हेक्साडेसिमल जो फॉर्मेट होता है कलर सिस्टम का, ये एक तरीके से RGB फॉर्मेट का ही दूसरा फॉर्म है। RGB फॉर्मेट में क्या होता है, RGB फॉर्मेट में हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके 3 डिफरेंट नंबर्स देते हैं। और सेम चीज़ हम यहाँ पर करते हैं, शुरुआत के जो 2 लेटर्स होते हैं इस कोड में वो हमारे रेड को दिखाते हैं, बाद वाले जो 2 लेटर्स होते हैं वो हमारे ग्रीन कलर को दिखाते हैं, एंड बाद वाले जो 2 लेटर्स होते हैं वो हमारे ब्लू कलर को दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये RGB का ही एक दूसरा फॉर्मेट है, बट ये फॉर्मेट, ये नंबर सिस्टम और ज्यादा कॉम्पैक्ट है। मतलब RGB में हो सकता है आपको ज्यादा नंबर्स लिखने पड़े, पर हेक्स कोड के अंदर आपको छोटे में ही सेम कलर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल एक्चुअली एक कलर सिस्टम तो होता ही है, पर उसके साथ साथ एक नंबर सिस्टम भी होता है। हमारे पास मैथ के अंदर या अलग अलग जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर या डिफरेंट और एरियाज के अंदर, डोमेन्स के अंदर अलग अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं। हमारा हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर इसको हम बेस 16 कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर हम 16 डिफरेंट लेटर्स को यूज कर सकते हैं। कौन से 16 डिफरेंट लेटर्स, एक 0 से लेकर 9 तक ये हमारे 10 डिजिट्स हो गए, एंड एक A से लेकर F तक ये हमारे 6 लेटर्स हो गए। तो टोटल हम 16 कैरेक्टर्स को इस नंबर सिस्टम के अंदर, इस कलर सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हमें हेक्साडेसिमल को समझना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। जितनी भी हम मैथ कर रहे होते हैं, मतलब अभी तक स्कूल से लेकर 12th क्लास तक एंड उसके बाद कॉलेज में आकर जितनी भी हमने आज तक मैथ देखी है, उसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है। मैथ के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होने का मतलब है कि उसमें 10 डिजिट्स यूज होते हैं, या उसको हम बेस 10 भी कह सकते हैं। डेक का मतलब होता है DEC, डेक का मतलब होता है 10। तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप जब भी डेक सुने तो यूजुअली वहां पर कोई ना कोई एक चीज 10
को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो इस नंबर सिस्टम को हम बेस 10 भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई भी नंबर लिखना चाहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में या मैथ के अंदर, मान लेते हैं आप कोई 3 डिजिट नंबर लिखना चाहते हैं, तो 3 डिजिट नंबर में हर प्लेस के लिए आपके पास 10 चॉइसेस हैं। मतलब यहाँ पर आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 000। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 999। एंड बाकी सारे नंबर्स इसी रेंज के अंदर लाई करेंगे। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए 10 चॉइसेस थी, इस प्लेस के लिए 10 चॉइसेस, इस प्लेस के लिए 10 चॉइसेस। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 कहते हैं और इसके अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेली मैथ के अंदर यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा एक और काफ़ी फेमस नंबर सिस्टम होता है जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी ऐसा नंबर सिस्टम है जो आपको प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, शायद अभी नहीं देखने को मिले। आप डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स जैसी चीज़ें करेंगे या बिट मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत देखने को मिलेगा। वेब डेवलपमेंट में अभी के लिए हम इतना नहीं करेंगे, बस इसका मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं। बाइनरी यानी बिन यानी 2। अब बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1, तो इसको हम बेस 2 कह देते हैं। मतलब अगर बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आपको कोई 3 डिजिट नंबर लिखना है तो आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो आप यहाँ पर 0 या 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 या 1, यहाँ पर भी 0 या 1। तो सबसे छोटा 3 डिजिट बाइनरी नंबर होता है 000, सबसे बड़ा 3 डिजिट बाइनरी नंबर होता है 111 और बाकी सारे नंबर्स इसी रेंज के अंदर लाई करते हैं। तो आप सिर्फ 0 और 1 का यूज कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। और ये जो नंबर सिस्टम है ये काफी ज्यादा कंप्यूटर्स के अंदर यूज होता है। अब यहां पर कलर सिस्टम के लिए हम कौन से नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। हेक्सा एंड डेक ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हेक्स का मतलब होता है 6, डेक का मतलब होता है 10, तो इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से बेस 16 वाला नंबर सिस्टम। अब बेस 16 है तो इसके अंदर 16 डिजिट्स होने चाहिए। जैसे डेसिमल है तो इसके अंदर 10 डिजिट्स है, बाइनरी है तो इसके अंदर 2 डिजिट्स है, हेक्साडेसिमल है तो इसके अंदर 16 डिजिट्स होने चाहिए। अब 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स हम यूज करते हैं और बाकी के जो 6 होते हैं वो हम ABCD की फॉर्म में यूज करते हैं, ABCD E एंड F। तो ये बाकी के 6 डिजिट्स हैं। तो टोटल हम 16 कैरेक्टर्स हैं, 16 कैरेक्टर्स को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज करते हैं और ये हमारा हेक्स कोड या फिर कलर सिस्टम के अंदर यूज हो रहा होता है। इसको हम कोडिंग में भी और दूसरे प्रोग्रामिंग के एरियाज में भी यूज करते हैं हेक्साडेसिमल बेस 16 को, बट इसको हम यहां पर भी यूज कर रहे होते हैं, मतलब CSS में अपने हेक्स कोड को डिफाइन करने के लिए। तो 0 से लेकर 9 तक तो सारे डिजिट्स हैं। A का मतलब बेसिकली यहाँ पर 10 हो जाता है, B का मतलब 11 हो जाता है, C का मतलब 12 हो जाता है, D का मतलब 13 हो जाता है एंड इसी तरीके से F का मतलब यहाँ पर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 हमने लिख दिया है एक तरीके से। तो जहाँ भी F लिखा हुआ है वहाँ एक तरीके से हमने 15 को लिखा हुआ है। तो जब भी हम RGB को हेक्स कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो RGB की जो 0 से 255 वाली रेंज होती है, मतलब रेड के लिए अगर मैं 0 से 255 के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकती हूँ, उसी का अगर मैं हेक्स कोड का वेरिएशन लूँ तो मैं 00 से लेकर FF के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकती हूँ। ये दोनों रेंज बिल्कुल सेम है। इनका कन्वर्जन कैसे होता है हमें उसके डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, बट बेसिकली RGB जो वैल्यूज देता है वही सेम वैल्यूज हेक्स कोड देता है, बस उसको लिखने का तरीका हमारे पास चेंज हो जाता है। तो हेक्स कोड को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? हेक्स कोड में शुरुआत में हम हैश कोड लिखते हैं एंड उसके बाद हम पहले जो 2 लेटर्स होते हैं, पहले जो 2 डिजिट्स होते हैं, 2 कैरेक्टर्स होते हैं, ये मेरे रेड के लिए होते हैं, दूसरे 2 कैरेक्टर्स मेरे ग्रीन के लिए होते हैं एंड अगले वाले 2 कैरेक्टर्स मेरे ब्लू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे इस कलर का हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर शुरुआत में रेड क्या है? रेड 00 है, तो ये रेड मेरा 00 हो गया। ग्रीन क्या है? ग्रीन भी 00 है एंड ब्लू क्या है? ब्लू भी 00 है। मतलब रेड भी मैंने 0 लिया है, ग्रीन भी मैंने 0 लिया है, ब्लू भी मैंने 0 लिया है। इसका मतलब तीनों कलर्स को मैंने 0 लिया है, मतलब मैंने कोई कलर सेलेक्ट नहीं किया, इसीलिए ये है कॉम्बिनेशन मेरे ब्लैक कलर का। तो जब मैं हैश 000000 लिखती हूँ इसका मतलब मैं ब्लैक कलर की बात कर रही हूँ। तो अगर मुझे कलर ब्लैक करना है CSS के अंदर तो मैं लिखूंगी कलर कोलन हैश 000000 एंड सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट कलर की बात करते हैं। यहाँ पर रेड के लिए मैंने 2 0 लिए हैं, ग्रीन के लिए मैंने 2 0 लिए हैं एंड ब्लू के लिए मैंने लिखा है F एंड F। F एंड F का मतलब क्या होता है? F एंड F का मतलब होता है RGB वाला 255। मतलब रेड कलर मैंने 0 लिया है, ग्रीन कलर मैंने 0 लिया है, बट ब्लू कलर मैंने पूरा ले लिया है। इसका मतलब है कि मैं अपने
ब्लू कलर को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है ये आपको ब्लू दिखाई देगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने जो रेड कलर लिया है वो लिया है एफ एंड एफ, मतलब पूरा रेड कलर ले लिया। ग्रीन कलर जो लिया है वो भी पूरा ले लिया एफ एंड एफ, बट ब्लू कलर मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। तो मैं सिर्फ रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देख रही हूँ, और रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हमने अभी बात की थी येलो होता है, इसीलिए ये है मेरा हेक्स कोड फॉर माई येलो कलर। तो अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को कलर देना होगा येलो, तो मैं लिख सकती हूँ कलर हैश एफ 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 00। तो इस तरीके से मेरा फॉरग्राउंड कलर येलो में सेट हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम कोड के अंदर। मैंने क्या किया है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक हेडिंग बनाई हुई थी जिसको अभी कोई रैंडम कलर हमने दिया हुआ है। इसको अब हम हेक्स कोड से क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लैक कलर देते हैं। तो ब्लैक कलर के लिए सारे के सारे कलर्स को 0 ले लो, किसी कलर की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं 0 0 0 0 0 0 लिखने वाली हूँ। उसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा कलर हो गया 0 के इक्वल। इसी कलर को अगर मुझे येलो करना है तो मुझे रेड को 2 बार लेना होगा पूरा, मुझे ग्रीन को 2 बार लेना होगा पूरा, एंड ब्लू को लेना होगा 0 टाइम्स। तो इसको मैंने रिफ्रेश कर लूंगी तो ये मेरा कलर येलो हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे ब्लू कलर लेना है तो मेरा जो रेड वाला कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, मेरा ग्रीन वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, मेरा ब्लू वाला कंपोनेंट कंप्लीट आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है ब्लू कलर। एंड मैं पर्पल भी ले सकती हूँ, रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन। रेड पूरा आ जाएगा, ग्रीन 0 आ जाएगा, एंड ब्लू पूरा आ जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास मेरा ये पर्पल कलर आ गया है। तो इस तरीके से हैश कोड की फॉर्म में हम अपने कलर्स को डिफाइन करते हैं। अब अगर मुझे व्हाइट कलर चाहिए हो तो हमने आरजीबी के अंदर क्या करते थे, व्हाइट कलर के लिए रेड भी पूरा ले लेते थे, ग्रीन भी पूरा ले लेते थे, ब्लू भी पूरा ले लेते थे। यहाँ भी व्हाइट कलर के लिए रेड पूरा लेने का मतलब एफ एफ, ग्रीन पूरा लेने का मतलब एफ एफ, एंड ब्लू पूरा लेने का मतलब भी डबल एफ यहाँ पर होगा। एंड यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देती हूँ टू ब्लैक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हाई देयर व्हाइट कलर में आ गया विद द बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्लैक। एंड इसको भी ब्लैक को सेट करने के लिए हम हेक्स कोड का यूज कर सकते हैं 0 0 0 0 0 0। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो सेम स्टाइल हम मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल कोड्स। अब एक और छोटी सी चीज होती है कि कुछ कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आपको हेक्स कोड जो है वो 3 डिजिट्स का मिल रहा होगा। मतलब आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा हैश एफ 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 या हैश 0F0। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक्चुअली आपका जो ओरिजिनल हेक्स कोड था वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था एफ 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 एफ, और इस केस में आपका जो ओरिजिनल हेक्स कोड है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था 0 2 बार, F 2 बार, 0 2 बार। तो ये एक शॉर्ट हैंड होता है या शॉर्ट फॉर्म होता है अपने सेम हेक्स कोड को 3 डिजिट्स की फॉर्म में लिखने का। तो आप बेसिकली अगर आपके पास 6 हैं और उसमें भी आपके पास आइडेंटिकल पेयर्स बन रहे हैं तो आप उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर के लिए 6F लिखे हैं तो यहाँ पर मैं 3F भी लिख सकती हूँ, एंड ब्लैक कलर के लिए मैंने 6 0 लिखे हैं तो इसको मैं 3 0 भी लिख सकती हूँ। और इसको अगर मैं सेव करूंगी तो बिल्कुल वैलिड फॉर्मेट होगा एंड सेम मेरे पास स्टाइलिंग अवेलेबल रहेगी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हम अपने हेक्स कोड कलर सिस्टम को यूज करते हैं अपने कलर्स को डिफाइन करने के लिए। अब ये हेक्स कोड भी आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। आप जो ऑनलाइन कलर पिकर्स को यूज करते हैं, जैसे मैं दोबारा से कलर पिकर खोलूं और मुझे मान लेते हैं इस बार थोड़ा सा ग्रीनिश शेड चाहिए और मुझे इस वाले ग्रीन का जो है हेक्स कोड चाहिए, तो यहाँ पर मुझे हेक्स कोड मिल जाएगा। इसको मैं सीधा कॉपी कर सकती हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है टू दिस हेक्स कोड, तो मैं शुरुआत में हैश कोड लिख सकती हूँ एंड फिर मेरा हेक्स कोड, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा बैकग्राउंड कलर यही वाला ग्रीन आ गया जिसका मैंने हेक्स कोड कॉपी किया है। अब हेक्स कोड के अंदर एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये जो हैशटैग वाला जो साइन होता है इसको लिखना बहुत जरूरी होता है, वरना इसको आप नहीं लिखेंगे तो CSS डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आप कौन से कलर की बात कर रहे हैं। और इस केस में मैं रिफ्रेश करूंगी तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब बैकग्राउंड कलर मेरी CSS फाइल को समझ ही नहीं आया कि मैं कौन सा सेट करना चाह रही हूँ। तो इसीलिए ये वाला जो साइन होता है इसे इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला पार्ट मुझे कह रहा है राइट द हेक्स कोड इक्विवेलेंट टू RGB 255 255 255 एंड टेल व्हाट कलर इट इज। अच्छा, RGB में 255 मतलब यहाँ पर रेड को मैंने पूरा ले लिया है, ग्रीन को मैंने पूरा ले लिया है और ब्लू को मैंने पूरा ले लिया। पूरा ले लिया मतलब सारे कलर्स को मिक्स करके कौन सा कलर बनता है, कलर मेरे पास बनता है वाइट कलर। एंड इसी वाइट कलर का हेक्स कोड इक्विवेलेंट क्या होगा, इसी वाइट कलर का हेक्स कोड इक्विवेलेंट होगा, मुझे पता है कि RGB का जो 255 होता है वो हेक्स कोड के अंदर FF के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकती हूँ हैश कोड FF FF
FF, दिस इज इक्वल टू माई वाइट कलर। तो ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। राइट द बेस्ट पॉसिबल RGB एंड हेक्स कोड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कलर्स। तो बेस्ट पॉसिबल में तो मैं ये अज्यूम करूंगी कि ये मुझे येलो कलर दे रखा है एंड ये मुझे मेरा ब्लू कलर दे रखा है। अब येलो कलर के लिए RGB लिखते हैं। RGB यानी RGB क्योंकि ज़्यादा सिंपल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इंट्यूटिव होता है एज कम्पेयर टू हेक्स कोड। RGB के अंदर येलो के लिए मुझे रेड कितना चाहिए, मुझे रेड पूरा चाहिए। मुझे ग्रीन कितना चाहिए, मुझे ग्रीन भी पूरा चाहिए। और मुझे ब्लू कितना चाहिए, मुझे ब्लू बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये मेरा RGB सेट हो गया एंड इसी का हेक्स कोड क्या होगा, हैश 255 मतलब FF, 255 मतलब FF, 0 मतलब 00। ब्लू की अगर बात करें तो ब्लू में RGB में मुझे रेड कितना चाहिए, रेड मुझे 0 के इक्वल चाहिए। ग्रीन कितना चाहिए, ग्रीन 0 चाहिए। ब्लू कितना चाहिए, ब्लू मुझे पूरा चाहिए। और इसी का हेक्स कोड वेरिएशन होगा 0 मतलब 00, 00 एंड 255 मतलब FF। तो ये इसका हेक्स कोड होगा, ये ब्लू का हेक्स कोड होगा। तो इस तरीके से हम अपने हेक्स कोड एंड RGB वैल्यूज को सिंपल प्लेन कलर्स के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टीज जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये है हमारी टेक्स्ट रिलेटेड CSS प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने कलर को थोड़ा सा डिटेल में कवर किया है कि कलर कैसे सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, कलर के क्या क्या अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। अब हम टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर होती है, हमारी वेब पेजेस के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है, वो हमारी टेक्स्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। अब टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज में हम ये सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इनमें पहली आ जाती है हमारी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज। यानी अगर मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो कभी कभार हम चाहते हैं कि सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो, या कभी कभार हम चाहते हैं मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर के ऊपर डिस्प्ले हो, मेरी हेडिंग जो है वो भी सेंटर के ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पर हमारी हेडिंग हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट के अंदर जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी टेक्स्ट को अलाइन करना चाह रहे हैं। अलाइन मतलब उसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट होना चाहिए या सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। फिर आती है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी कि कौन सी हेडिंग या कौन सा टेक्स्ट ज्यादा बोल्ड होना चाहिए, कौन सा कम बोल्ड होना चाहिए, कौन सा ज्यादा लाइटर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यू सेट कर सकते हैं वेट के लिए। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी आ जाती है जिसमें हम एक अंडरलाइन सेट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट को हम कट कर सकते हैं, एक लाइन थ्रू दे सकते हैं, ओवरलाइंस दे सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। लाइन हाइट की प्रॉपर्टी आ जाती है। कभी कभार हमने कई सारे एडिटर्स देखे होंगे, जैसे गूगल डॉक्स अगर आपने यूज किया है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपने यूज किया है, तो उसमें आप लाइन की हाइट सेट कर सकते हैं। मतलब एक तो तरीका है इस तरीके से चीजें लिखने का, एक तरीका है कि मैंने फर्स्ट लाइन लिखी एंड उसके बाद जो मैंने सेकंड लाइन लिखी, इन दोनों के बीच में काफ़ी सारा गैप आ गया। तो ये जो गैप आता है, ये जो गैप हम सेट कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट। उसके बाद हमारे पास लेटर स्पेसिंग आती है कि एक तरीका है टेक्स्ट को हम ऐसे डिस्प्ले करें, दूसरा तरीका है सेम टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले किया जाए। तो ये जो स्पेस आ जाती है लेटर्स के बीच में, इसको सेट करने के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, लेटर स्पेसिंग। एंड उसके अलावा हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है विच इज ऑफ फॉन्ट साइज, जो ऑलमोस्ट आपको हर एक वेबसाइट के अंदर इंपॉर्टेंट तरीके से दिख रही होगी, क्योंकि फॉन्ट साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वेबसाइट के ऊपर। फॉन्ट साइज यानी हमारा जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कितना बड़ा या कितना छोटा हमने उसको सेट किया है। तो इसीलिए ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। अलाइन करने का मतलब कोई डायरेक्शन दे देना, किसी चीज के अकॉर्डिंग हो जाना। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, आपकी पेरेंट जो भी एलिमेंट होता है उस पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से आपको एक अलाइनमेंट दे देती है। जैसे अभी के लिए अगर हम अपने CSS के अंदर लिखे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो मेरा सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएगा अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। अगर मैं टेक्स्ट अलाइन राइट लिखूंगी तो सारा का सारा टेक्स्ट राइट डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी के लिए मैंने एक index.html फाइल क्रिएट की है जिसके अंदर काफ़ी सारा मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये बहुत ही रैंडम टेक्स्ट है। ये index.html फाइल आपको मिल भी जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली जितनी भी प्रैक्टिस है इसी फाइल के ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो आप रैंडमली अपने लिए कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस फाइल में मैंने काफ़ी सारा रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है। कुछ मैंने H1 बनाए हुए हैं, पैराग्राफ बनाए हुए हैं, H2 बनाए हुए हैं, H3 भी बनाए हुए हैं, डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये कुछ इस तरीके का
आपके लिए क्रिएट हो रखा है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर अभी के लिए कोई भी स्टाइलिंग अवेलेबल नहीं है, कोई भी CSS अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो मैंने एक CSS style.css वाली फाइल को लिंक कर रखा है, पर ये CSS फाइल अभी कंप्लीटली खाली है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरी ये जो हेडिंग है अभी आपको लेफ्ट की तरफ दिख रही होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारी की सारी जो हेडिंग्स होती हैं, सारा का सारा जो टेक्स्ट होता है वो हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होता है। बट अगर मैं चाहती हूँ ये हेडिंग मेरी मिडल में आ जाए, सेंटर में आ जाए, सबसे पहले तो H1 पर मुझे अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो मेरी हेडिंग है जहाँ पर मैंने आयरन मैन लिखा हुआ है, ये आयरन मैन वाला जो टेक्स्ट है H1 हेडिंग के अंदर है, तो मैं अपनी स्टाइलिंग H1 के ऊपर अप्लाई करना चाह रही हूँ। H1 इज माई सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में मैं चाह रही हूँ अलाइनमेंट मेरा सेंटर में हो जाए, तो ये सेंटर की फिक्स स्पेलिंग है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो मेरा पूरा का पूरा जो H1 का टेक्स्ट है वो कहाँ आ गया, वो मेरा सेंटर में आ गया। इसी सेम टेक्स्ट को अगर मैं चाहूँ कि राइट साइड में मुझे देना है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये मेरा पूरा टेक्स्ट राइट साइड में आ गया। बट ये जो लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन नहीं होता। ये जो मेरा अलाइनमेंट है ये अकॉर्डिंग टू पेरेंट एलिमेंट होता है। इसको दिखाने के लिए मैं एक दो प्रॉपर्टीज यूज करने वाली हूँ, जिनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा बट बाद में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए इन प्रॉपर्टीज को कैसे क्या वैल्यू सेट करनी है उसको इग्नोर करना है और बस ऑब्जर्व करना है। मान लेते हैं बॉर्डर मैंने रखा है, सॉलिड बॉर्डर मैंने रखा है एंड मैंने विड्थ रखी है 50%। सॉलिड बॉर्डर एक बार देख लेते हैं। बॉर्डर से क्या होगा, मेरी जो हेडिंग है इसके अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट हो गया जो बता रहा है कि हेडिंग कितनी लंबी हो सकती है। तो हेडिंग के लिए जो पूरा एरिया मुझे मिल रखा है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट की विड्थ है 100%। इसको मैं इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकती हूँ। यहाँ पर ये जो पूरी विड्थ है ये मुझे दी हुई है मेरी हेडिंग के लिए। अब मान लेते हैं कि इस विड्थ को 100% की जगह मान लेते हैं हेडिंग के लिए मुझे सिर्फ 50% विड्थ चाहिए। अभी तो 100% विड्थ है, तो मेरा जो हेडिंग है वो राइट साइड में चली गई है, पर 50% अगर विड्थ होती, मतलब आधा डॉक्यूमेंट होता, तो अब अगर मेरा टेक्स्ट राइट साइड में होता तब भी वो मुझे दिखता सेंटर में ही। मतलब अगर मैं ये बॉर्डर हटा दूं तब भी इस टेक्स्ट को देखकर मुझे लगेगा, हेडिंग को देखकर, कि ये सेंटर में है। बट ये सेंटर में नहीं है, टेक्स्ट अलाइन राइट में है। ये हेडिंग एक्चुअली राइट साइड में है, बट ये डॉक्यूमेंट के राइट साइड में नहीं है, ये अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से राइट साइड में है। मतलब H1 को अगर जगह ही 50% दी है, मतलब आधा पेज दिया है, तो वो आधे पेज के राइट साइड में है। तो इसीलिए जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है ये रिलेटिव टू द पेरेंट होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। मतलब एक तरीके से आप चाहें डॉक्यूमेंट में राइट में कर दूं, अगर वो एक ब्लॉक एलिमेंट है और पूरी 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है तो आप राइट में कर पाएंगे। नहीं तो अगर आधी विड्थ कर रहा है या 75% विड्थ कर रहा है तो उस केस में हमारा जो H1 हेडिंग है या किसी भी और एलिमेंट की अगर बात करें तो वो राइट में तो हो जाएगा, पर वो अपनी पूरी विड्थ के राइट में होगा, पूरे डॉक्यूमेंट के राइट में हर केस में जरूरी नहीं है। तो एक छोटी सी चीज है जिसको हमें समझना है। अब इसको मैं हटा देती हूँ फॉर नाउ। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट H1 के लिए हम कर देते हैं टू सेंटर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो मेरा H1 आ गया है सेंटर में। इसी तरीके से ये जो मेरी H3 है, प्रीमियर सोलो सीरीज, अगर H3 की बात करें तो H3 को मैं टेक्स्ट अलाइन कर सकती हूँ टू माई राइट। इसको कर लेते हैं सेव रिफ्रेश, तो मेरी H3 पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के राइट में चली गई है। बाकी सारा टेक्स्ट हम बाय डिफॉल्ट अभी लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसको लेफ्ट से ही रखते हैं। मैं चाहती तो अपने पैराग्राफ को भी राइट से स्टार्ट कर सकती थी, जैसे मैं लिख सकती थी टेक्स्ट अलाइन राइट सेव रिफ्रेश, तो मेरे सारे के सारे पैराग्राफ अब दिख रहा है कि राइट की तरफ अलाइन हो गए हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो ये है मेरी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के अंदर एक तो मेरे पास लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, ये तीनों काफी इंट्यूटिव है। अब जब CSS स्टार्ट हुआ था, यानी CSS का फर्स्ट वर्जन आया था, उसमें लेफ्ट राइट सेंटर इस तरीके से वैल्यूज थी। बट लेटेस्ट जो CSS का वर्जन है विच इज वर्जन 3, CSS 3 के अंदर दो नए कीवर्ड, दो नई वैल्यूज इंट्रोड्यूस हुई हैं विच इज स्टार्ट एंड एंड। इनको इंट्रोड्यूस किया है डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि एक अगर लैंग्वेज का एग्जांपल ले, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को हम लेफ्ट से लेकर राइट तक लिखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेफ्ट क्या हो जाता है, लेफ्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है, राइट क्या हो जाता है, राइट हमारा एंड हो जाता है। उसी तरीके से अलग लैंग्वेजेस जैसे अरेबिक हो गया, अरेबिक लैंग्वेज के अंदर क्या होता है,
अरेबिक लैंग्वेज के अंदर हम राइट से लेकर लेफ्ट डायरेक्शन में लिखते हैं। तो जब भी अरेबिक जैसी लैंग्वेजेस होंगी या फिर हिब्रू जैसी लैंग्वेजेस होंगी जो राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ लिखी जाती हैं, उसमें राइट क्या हो जाएगा, उसमें राइट हमारा स्टार्ट हो जाएगा एंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हमारा एंड हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, वहाँ हम स्टार्ट एंड एंड को कुछ इस तरीके से लेंगे। वहाँ आप सिंपली लेफ्ट नहीं लिख सकते, वहाँ आप सिंपली राइट नहीं लिख सकते, आप स्टार्ट एंड एंड लिखेंगे तो वो ज़्यादा इंट्यूटिव होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम इंग्लिश लिख रहे हैं, तो अगर मैं राइट को एंड से रिप्लेस कर दूँ, दोनों जगह राइट को एंड से रिप्लेस कर दूं और अब अगर रिफ्रेश करूं तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एंड का मतलब राइट ही होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। हाँ, अगर H3 को मैं यहाँ स्टार्ट से रिप्लेस कर दूं, स्टार्ट का मतलब लेफ्ट हो जाएगा, तो मेरी ये जो हेडिंग्स है ये मैं रिफ्रेश करूंगी तो हेडिंग्स मेरी दोनों लेफ्ट की तरफ आ गई। तो इस तरीके से हम स्टार्ट एंड एंड का भी यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट, स्टार्ट, राइट, एंड सेंटर काफी इंट्यूटिव है। अगर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई की बात करें, जस्टिफाई का मतलब बेसिकली होता है टेक्स्ट के अंदर स्पेसेस को इंक्रीज कर देना ताकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आ पाए। जैसे यहाँ पर MDN वेबसाइट पर जाकर मैं टेक्स्ट अलाइन अगर जस्टिफाई को सिलेक्ट करूं तो क्या हुआ, मेरे टेक्स्ट के अंदर ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं ये आ गई ताकि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सारे के सारे जो टेक्स्ट है उसका सेम रहे। अगर इसी टेक्स्ट को मैं सेंटर में अलाइन करती तो सेंटर अलाइन हो जाता, एंड अलाइन हो जाता, स्टार्ट हो जाता, बट जस्टिफाई की वजह से जो मेरी हॉरिजॉन्टल लेफ्ट बाउंड्री एंड हॉरिजॉन्टल राइट बाउंड्री है वो एक जैसी मुझे दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये हमारे पास फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट बताता है कि हम जिस भी फॉन्ट को लिख रहे हैं, जिस भी टेक्स्ट को लिख रहे हैं, वो कितना लाइट या फिर कितना बोल्ड है। जैसे फॉन्ट वेट अगर मैं नॉर्मल लिखूं तो मतलब वो ना ज़्यादा लाइट होगा ना ज़्यादा बोल्ड होगा, नॉर्मल सा मुझे डिस्प्ले देगा। यूजुअली जो फॉन्ट वेट की वैल्यू होती है ये 100 से लेकर 900 की रेंज में होती है, जिसमें हमारे पास 100 के इंक्रीमेंट होते हैं, 100, 200, इसको 300 भी हम सेट कर सकते हैं, 400, 500, 600, इस तरीके से 900 तक हम सारी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो फॉन्ट वेट होता है वो हमारा 400 वैल्यू पर सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम नॉर्मल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने अपने, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर अगर मैं हेडिंग को या फिर इस H2 को अगर नॉर्मल पर सेट करूं, अभी ये क्या है, H2 हमेशा बोल्ड होता है, H1 हमेशा बोल्ड होता है, हेडिंग्स हमेशा बोल्ड होती हैं। बट अगर मैं H2 को नॉर्मल पे सेट करूं, मैं क्या करने वाली हूँ, style.css में H2 को सिलेक्ट करूंगी एंड यहाँ पर मैं करने वाली हूँ फॉन्ट वेट सेट टू नॉर्मल। इसको मैं कर देती हूँ सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा जो H2 है, ये वाला H2 एंड ये वाला H2 दोनों अब बोल्ड नहीं है, दोनों की जो बोल्डनेस है वो कम हो गई है, वो नॉर्मल हो गई है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल की जगह 400 लिख देती तो भी सेम रिजल्ट होता। 400 मतलब नॉर्मल। अगर आप 400 से ज़्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब अगर मैं मान लेते हैं इसको 800 कर लूँ, तो फिर ये जो हेडिंग है ये बोल्ड हो जाएगी। इसको करते हैं रिफ्रेश तो अब ये बोल्ड हो गई। 400 मतलब नॉर्मल है, 400 से आप लाइट करना चाहते हैं तो आप 200, 100 कर सकते हैं, उससे डार्क करना चाहते हैं तो आप 800, 900, 700 कर सकते हैं। अगर मैं इसको अब 100 कर दूँ तो ये अब काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाएगा एज कम्पेयर टू 400। अब मैं चाहूँ तो फॉन्ट वेट को बोल्ड भी कर सकती हूँ। यूजुअली जो हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट होता है वो बोल्ड नहीं होता, तो मैं पैराग्राफ में क्या करने वाली हूँ, फॉन्ट वेट लिखूंगी एंड फॉन्ट वेट को हम लिख देंगे बोल्ड। इसको मैं रिफ्रेश करूंगी, अब सारे के सारे जो पैराग्राफ्स हैं उनका सबका फॉन्ट जो है बोल्ड में आ गया है। देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइटर टोन दूंगी, मतलब मैं इसको नॉर्मल बना दूंगी टू 400। तो अब ये दोबारा से नॉर्मल हो गया है। फॉन्ट वेट को यहाँ पर मैं 800 सेट कर देती हूँ, तो मेरी जो H2 है वो दोबारा से बोल्ड हो गई है। तो फॉन्ट वेट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग वैल्यूज हमारे पास होती है। हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं टू सेट इट टू नॉर्मल वैल्यू, या उसकी जगह हम एक नंबर भी लिख सकते हैं विच इज 400। हम बोल्ड भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा स्केल होता है इसके अंदर बोल्ड की वैल्यू सेट होती है टू 700। हम डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हैं, तो फॉन्ट वेट 100 मैंने लिखा तो काफ़ी लाइट साइज का वेट रहेगा। बाकी दो वैल्यूज और होती हैं, फॉन्ट वेट बोल्डर एंड फॉन्ट वेट लाइटर। इनको हम यूजुअली पेरेंट के रिलेशन में यूज करते हैं। पेरेंट इन द सेंस एक आउटर एलिमेंट अगर हमारे पास है और वहां पर जो फॉन्ट वेट की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो
उससे भी ज़्यादा अगर मुझे फॉन्ट वेट चाहिए तो मैं बोल्डर यूज़ करूँगी, एंड उससे थोड़ा सा लाइटर फॉन्ट वेट चाहिए तो मैं लाइटर यूज़ करूँगी। इनको अभी हम प्रैक्टिकली नहीं देख रहे होंगे, इनको बाद में जाकर हम देख रहे होंगे। अभी के लिए हम सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो है नॉर्मल, बोल्ड, एंड दूसरा है मेरा 100 से लेकर 900 तक का स्केल, जिसमें से आप कोई भी नंबर लिखकर फॉन्ट वेट को असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कौन सा फॉन्ट कितना ज़्यादा बोल्ड हो, कितना ज़्यादा लाइट हो, उसको भी हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का काम होता है टू सेट द अपीयरेंस ऑफ डेकोरेटिव लाइंस। डेकोरेटिव लाइंस क्या होती हैं टेक्स्ट के अंदर? आपने देखा होगा कि कभी भी कोई हेडिंग लिखी होती है उसके अंदर एक अंडरलाइन आ जाती है, या अगर मैंने ABC लिखा है उसको अगर मैं काटना चाहती हूँ, या अगर मैंने ABC लिखा है तो उसके ऊपर मैं एक ओवरलाइन लेना चाहती हूँ, तो ये मेरी डेकोरेटिव लाइंस है, यानी जो टेक्स्ट को डेकोरेट करती है। इसको मैं अपनी अंडरलाइन कहती हूँ, इसको मैं अपनी लाइन थ्रू कह देती हूँ। लाइन थ्रू यानी टेक्स्ट के थ्रू ये लाइन जा रही है, एंड इसको हम कह देते हैं अपनी ओवरलाइन। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर एक अंडरलाइन, लाइन थ्रू या ओवरलाइन सेट करनी होती है तो वहाँ पर हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। जैसे हम इसको डिफाइन करने के लिए लिखते हैं प्रॉपर्टी, एंड उसकी वैल्यू में हम अंडरलाइन लिख सकते हैं, ओवरलाइन लिख सकते हैं, लाइन थ्रू लिख सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर मुझे H1 अपनी हेडिंग 1 को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने style.css में H1 के अंदर मैं लिखूँगी टेक्स्ट डेकोरेशन, एंड उसके बाद मैं लिखने वाली हूँ अंडरलाइन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो मेरे पास एक अंडरलाइन आ जाएगी H1 के अंदर। अगर मान लेते हैं मुझे इस H3 को काटना है या इसमें एक लाइन थ्रू देना है तो H3 के अंदर मैं लिखूंगी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो दोनों जो हेडिंग्स हैं वो कट गई हैं, उनके थ्रू एक लाइन आ गई है टू स्ट्राइक देम। एक और एग्जाम्पल हो सकता है ओवरलाइन का, तो अगर मैं अपनी H2 के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन में डिफाइन करूं ओवरलाइन, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो ये जो मेरी H2 है इसके ऊपर एक लाइन आ गई है। इसी तरीके से इस वाली H2 की भी एक ऊपर लाइन आ गई है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन इन 3 पर्टिकुलर लाइंस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। बाकी टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर और भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ इतने नहीं होते। अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू ये तो होते ही हैं। इसके अलावा हम इन लाइन्स की शेप भी चेंज कर सकते हैं और इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या अवेलेबल शेप एंड कलर्स होते हैं उसके लिए एक बार सर्च करते हैं, MDN टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहां पर टेक्स्ट डेकोरेशन में अवेलेबल जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन कलर की या टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की एक बार बात करते हैं, तो कलर में हम कोई भी कलर दे सकते हैं, सिंपली रेड, ब्लू, इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ तो अंडरलाइन को यहाँ पे मैंने रेड कलर में दे दिया है, अगर मैं चाहूँ तो उसका कलर चेंज करके ग्रीन भी कर सकती हूँ। और इन कलर्स को हम हेक्स कोड या फिर नॉर्मल सिंपल जो नेम्ड सिस्टम होता है या फिर RGB सिस्टम होता है, किसी भी सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं। RGB में मैंने यहाँ एक कलर डिफाइन किया है, तो मेरी जो लाइन है अंडरलाइन उसका कलर पर्पलिश थोड़ा सा आ जाएगा। तो अगर कलर देना चाहें तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन रेड अंडरलाइन, तो उससे मेरी अंडरलाइन का जो कलर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। इसको एक बार इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पर अपने H1 की जो अंडरलाइन है उसको रेड कलर का करती हूँ, रेड अंडरलाइन। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो मेरी जो अंडरलाइन है वो रेड कलर में आ गई है। ये जो लाइन थ्रू है इसका भी मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। लाइन थ्रू के सामने मान लेते हैं मुझे पिंक कलर की लाइन थ्रू चाहिए, तो उसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब ये जो लाइन थ्रू है इसको थोड़ा सा जूम इन कर ले तो ये पिंक कलर में मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ भी पिंक कलर में दिखाई दे रही है। इसी तरीके से मैं अपनी ओवरलाइन का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ओवरलाइन कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर H2 में जाऊँगी और इस कलर को मान लेते हैं मुझे करना है ब्लू। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो ओवरलाइन का कलर अब मुझे दिखाई दे रहा है इन द कलर ब्लू। तो इस तरीके से कलर सेट किया जा सकता है। एंड दूसरी चीज़ जो हम सेट कर सकते हैं वो है मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, यानी जो मेरी लाइन है वो किस शेप की होगी। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अवेलेबल होती हैं। मैं चाहूँ तो अपनी जो अंडरलाइन है ABC के नीचे उसको वेवी भी बना सकती हूँ। मैं चाहूँ तो ABC के जो अंडरलाइन है उसको डबल भी बना सकती हूँ। मैं चाहूँ तो ABC के अंडर जो अंडरलाइन है उसको डॉटेड भी बना सकती हूँ, कुछ ऐसा। तो अलग अलग डिफरेंट शेप्स अवेलेबल होती हैं। ये एक सॉलिड अंडरलाइन है, ये मेरी डबल अंडरलाइन है, ये मेरी डॉटेड अंडरलाइन आ गई है यहाँ पर। यहाँ पर जाऊँ तो मेरी डैश्ड अंडरलाइन है, ये मेरी वेवी अंडरलाइन आ गई है। तो डिफरेंट शेप्स भी हम दे सकते हैं। डिफरेंट शेप देने के लिए मान लेते हैं मुझे जो H1 की हेडिंग है इसको वेवी अंडरलाइन देनी है, वेव्स की फॉर्म में, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ वेवी रेड अंडरलाइन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो ये वेव की फॉर्म में आ गई। मैं चाहूँ तो ये ओवरलाइन है, इसको भी चेंज कर सकती हूँ।
अगर मैं चाहती हूँ कि डबल ओवरलाइन चाहिए मुझे, डबल ब्लू ओवरलाइन, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये जो ओवरलाइन है ये डबल आ गई। तो इस तरीके से मल्टीपल ओवरलाइंस, अंडरलाइंस एंड लाइन थ्रू के हम कॉम्बिनेशन को यूज करके टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज कर सकते हैं। पर मोस्टली टेक्स्ट डेकोरेशन इतना ज्यादा यूज नहीं होता जितनी हमने प्रॉपर्टीज देख ली हैं। मोस्टली टेक्स्ट डेकोरेशन को हम अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो इसके कॉमन यूज केसेस होते हैं वो एक तो होता है किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, दूसरा कॉमन यूज केस होता है लाइन थ्रू, मतलब अगर मुझे किसी टेक्स्ट को काट कर दिखाना है तो उसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं। एंड तीसरा जो इसका काफी फेमस यूज केस है वो होता है एंकर टैग की अंडरलाइन को रिमूव करना। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग मतलब हमारा जो लिंक हम क्रिएट करते हैं उसको दिखाने के लिए, और बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा एंकर टैग होता है उसके नीचे एक ब्लू कलर की आपको अंडरलाइन हमेशा दिखाई देती है। जैसे अगर ये मेरा टेक्स्ट है तो इसमें मैं एक एंकर टैग ऐड करती हूँ इंडेक्स के अंदर। मान लेते हैं पैराग्राफ जो है उसके अंदर मैंने शुरुआत में ही एक एंकर टैग ऐड किया, मैंने लिखा HRF, तो मान लेते हैं मैंने कोई भी google.com कोई भी लिंक यहाँ पर दे दिया है एंड यहाँ पर मैंने गूगल मी का एक लिंक दे दिया। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ के स्टार्ट में मेरे पास एक एंकर टैग क्रिएट हो गया है जिसको क्लिक करके हम यहाँ पर जा रहे हैं, जो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेरा एक लिंक आ गया है यहाँ पर, और इस लिंक के नीचे हमेशा बाय डिफॉल्ट एंकर टैग में नीचे की तरफ एक लाइन होती है, अंडरलाइन। पर मैं फॉर सम रीजन चाहती हूँ कि मैं ये अंडरलाइन हटा दूँ, तो उस केस में हटाने के लिए मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज कर सकती हूँ। कैसे यूज करेंगे? स्टाइल के अंदर एंकर टैग की अगर मुझे स्टाइलिंग चेंज करनी है तो पहले तो मैं सारे के सारे एंकर टैग्स को सिलेक्ट करूंगी। तो मैंने ए से एंकर टैग को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर टेक्स्ट डेकोरेशन में लिखूं और उसकी वैल्यू को मैं सेट कर दूं नन, तो नन भी एक प्रॉपर्टी होती है, NONE, नन, यानी कुछ भी नहीं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में अगर मैंने नन कर दिया तो लाइन नन का मतलब है कि वो गायब हो जाएगी। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब ये जो गूगल मी दिखाई दे रहा है, लिंक तो ये अभी भी है क्योंकि मेरा कर्सर क्लिक कर पा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके एक नए पेज की तरफ जा पा रहा है, बट अब इसके नीचे एक लाइन अपीयर नहीं कर रही। तो अगर आप कहीं भी टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिख देते हैं तो आपकी जो भी अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू जो भी बाय डिफॉल्ट वहां पर आ रहा होगा वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन वैसे काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, पर मोस्टली ये 3 काफी फेमस यूज केसेस है जिनके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन को फ्यूचर में यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे इसका नाम है लाइन हाइट। यानी अगर मेरा कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ABCDEF, तो इसके अंदर अगर मुझे लाइन के बीच की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे लाइन हाइट प्रॉपर्टी का, बिकॉज इट कंट्रोल्स द हाइट ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट। इसको यूज कैसे करते हैं? इसमें यूजुअली हम 2 सेटिंग्स यूज कर रहे होते हैं। एक, अगर मैं लिख दूं लाइन हाइट नॉर्मल, मतलब सारी की सारी जो लाइन हाइट है वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे सेट हो जाएगी। एंड दूसरा होता है अगर मैं लिख दूं लाइन हाइट 2.5, 2.5 लिखने का मतलब होता है 2.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल। मतलब नॉर्मल में अगर थोड़ा सा गैप आ रहा था तो उसका 2.5 टाइम्स गैप आ जाएगा फॉर 2.5। अगर मैं इसको 2 लिख दूं तो 2 टाइम्स नॉर्मल हो जाएगा, और मैं चाहूं तो गैप को कम भी कर सकती हूँ। अगर मैं 0.5 लिख दूं तो ये 0.5 टाइम्स नॉर्मल हो जाएगा, मतलब गैप कम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक बार विजुअली भी देख लेते हैं। इसको मैं यूज करने वाली हूँ पैराग्राफ के अंदर। ये जो मेरे पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर अगर मुझे लाइन हाइट को चेंज करना है तो मैं P वाले टैग के साथ जाऊंगी। इसमें जाकर मैं लिखने वाली हूं लाइन हाइट। लाइन हाइट को अगर मैं शुरुआत में रखूं नॉर्मल, तो मैं रिफ्रेश करूंगी, कोई चेंज नहीं आया, अभी नॉर्मल लाइन हाइट है। बट अगर इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज करके कर दूं 2.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो गया है, हाइट इंक्रीज हो गई है। इसी तरीके से मैं इसको 10 टाइम्स भी कर सकती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लाइन हाइट अब बहुत ज़्यादा आ रही है एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में। और मैं चाहूँ तो इसको कम भी कर सकती हूँ। मैंने इसको 0.5 अगर कर दिया तो दोनों लाइंस के बीच में गैप इतना कम हो गया कि वो लाइंस अब मर्ज कर रही हैं। इसीलिए लाइन हाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर मुझे इंश्योर करना है कि कितने अच्छे से हम अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं। सो दिस इज माय लाइन हाइट 1.5। तो लाइन हाइट को भी हम यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की CSS को चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर लाइन हाइट के और भी यूनिट्स होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ 2.5 हो, नॉर्मल हो। अगर मुझे सारे यूनिट्स देखने हैं तो मैं यहाँ पर सर्च कर सकती हूँ लाइन हाइट CSS MDN। तो लाइन हाइट के अंदर 3M, 150%, 32px,
ये और भी यूनिट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट इन यूनिट्स के बारे में हम बाद वाले पार्ट्स के अंदर, बाद वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। अभी हमने सिर्फ शुरुआत की 2 यूनिट्स की बात की है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग आपकी हॉरिजॉन्टल स्पेस को, इस बिहेवियर को कंट्रोल करता है बिटवीन टेक्स्ट कैरेक्टर्स, यानी हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने पास या फिर कितने दूर लिखे हुए हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। अब लेटर स्पेसिंग में भी हम अभी के लिए 2 सेटिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक है लेटर स्पेसिंग, अगर मैं नॉर्मल पर सेट कर दूं तो जैसे नॉर्मल टेक्स्ट रहता है वैसे ही रहेगा, बट हम इस लेटर स्पेसिंग को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो लेटर स्पेसिंग के लिए हम ये यूनिट यूज करते हैं px। px बेसिकली स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स। पिक्सल्स आपने सुना होगा, तो टेलीविजन के पिक्सल्स होते हैं या स्क्रीन के पिक्सल्स होते हैं, उस आपने रिलेशन में सुना होगा। बट पिक्सल्स एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं CSS के अंदर। पिक्सल्स के बारे में हम थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि ये कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जैसे हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कह देते हैं, वैसे ही हमारे पास 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, इस तरीके से पिक्सल होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार लेटर स्पेसिंग को देखते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, टेस्ट करने वाली हूँ अपने H1 पर। तो H1 के लिए अभी के लिए अगर मैं लिखूं लेटर स्पेसिंग नॉर्मल, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी के लिए कोई चेंज नहीं आया है, लेटर स्पेसिंग मेरी वैसी की वैसी है। बट अगर मैं लेटर स्पेसिंग को बढ़ाऊं तो मैं इसको कर सकती हूँ 5 पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो थोड़ा सा स्पेस जो है पहले के मुकाबले बढ़ गया है मेरे लेटर्स के बीच में। इसी को 5 पिक्सल की जगह मैं 10 पिक्सल अगर कर दूं, रिफ्रेश करूं, तो ये और स्पेस बढ़ गई है। 10 पिक्सल की जगह अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर दूं तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी स्पेस 2 लेटर्स के बीच में। तो मैं अपनी स्पेसिंग को अच्छे से अपनी हेडिंग को दिखाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मेरी एक नॉर्मल लेटर स्पेसिंग ठीक ठाक दिख रही है। तो इस तरीके से कभी कभार हो सकता है कि अगर हमें अपने टेक्स्ट को और अच्छे से तरीके से दिखाना हो या फिर हमें कुछ लोगोज वगैरह डिज़ाइन करने हो, तो उनके लिए बीच की स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लेटर स्पेसिंग को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फॉन्ट साइज के यूनिट्स इन CSS। यानी फॉन्ट साइज को जब हम कंट्रोल करते हैं तो फॉन्ट साइज के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रियल लाइफ के अंदर हम कह सकते हैं डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है या 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो एक यूनिट हो जाता है डिस्टेंस को मेजर करने का सेंटीमीटर। हम ये भी कह सकते हैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो दूसरा यूनिट हो जाता है हमारे पास किलोमीटर। हम ये भी कह सकते हैं 5 इंच की चीज़ है या 2 इंच की चीज़ है, या अगर मैं इस लेट्स सपोज इस रजिस्टर की लेंथ को अगर मेजर करना चाहूँ तो ये कितने इंचेस या कितने सेंटीमीटर्स में आती है, तो हम इंचेस को भी यूज़ कर सकते हैं, हम मिलीमीटर को भी यूज़ कर सकते हैं, और भी सारे डिफरेंट यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस के। तो जब भी हम फॉन्ट साइज़ की बात करते हैं, मतलब हमारे टेक्स्ट कितना बड़ा या कितना छोटा होगा, तो उसके लिए CSS के अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अब 2 तरीके के यूनिट्स होते हैं हमारे पास, एक होते हैं हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स, एक होते हैं हमारे रिलेटिव यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स का मतलब होता है कि अगर एक जगह मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर, मतलब एक व्यक्ति अगर 5 किलोमीटर की बात कर रहा है इंडिया के अंदर और दूसरा व्यक्ति कह रहा है US के अंदर कि एक रोड 5 किलोमीटर का है, तो 100% चांस ये है कि दोनों रोड 5 किलोमीटर के हैं, तो दोनों रोड की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो 5 किलोमीटर है US के अंदर वही 5 किलोमीटर होता है। अगर UK के अंदर 5 किलोमीटर आप मेजर करेंगे तो 5 किलोमीटर तो हमेशा 5 किलोमीटर ही रहेगा। तो जो चीज़ हमेशा फिक्स्ड रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 5 किलोमीटर अगर आपने बोला है या 5 सेंटीमीटर हमने बोला है, तो वो यहाँ पर अगले दिन भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, वो किसी और जगह भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। उनको हम एब्सोल्यूट कह देते हैं। तो जो हमारा पिक्सल होता है PX यूनिट, ये हमारा एक एब्सोल्यूट यूनिट है। उसके अलावा हम और भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज़ करते हैं। हम मिलीमीटर को भी यूज़ कर लेते हैं कुछ वेबसाइट्स पे, सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, इंचेस भी यूज़ करते हैं, ऑल्दो ये इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते। हम PT, PC, ये बहुत सारे एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं जिनको यूज कर रहे होते हैं। अगर पिक्सल्स की मैं बात करूं तो 1 इंच के अंदर, अगर मैं 1 इंच की बात करूं, 96 पिक्सल्स होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं इस PT यूनिट की बात करूं तो 72 PT इज इक्वल टू 1 इंच। मैं PC की बात करूं तो 12 PT इज इक्वल टू 1 PC। बट ये सारे यूनिट्स हम इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते। हमारा जो मेन फोकस होगा एब्सोल्यूट यूनिट्स में, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला यूनिट होता है एब्सोल्यूट में, वो होता है हमारा पिक्सल्स। तो इसीलिए हम मोस्टली जो बात कर रहे होंगे
डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे वो हम पिक्सल्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हम याद रख सकते हैं 1 इंच इज इक्वल टू 96 पिक्सल्स। तो 1 इंच आप मेजर कर सकते हैं अराउंड 2.54 सेंटीमीटर्स होता है, उसी का अगर आप 96 हिस्सा ले लें तो वो आपकी स्क्रीन पर एक पिक्सल के बराबर होता है, यानी बहुत छोटा सा, बहुत टाइनी सा हिस्सा आपकी स्क्रीन का एक पिक्सल होता है। और दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट्स हमेशा किसी ना किसी और वैल्यू के रिलेशन में होते हैं। जैसे स्क्रीन की विड्थ की अगर बात करें, विड्थ को अगर मैं 50% सेट कर दूं तो मुझे पता है पूरी स्क्रीन की विड्थ अगर 100 है तो उसका 50 ये उसके रिलेटिव आ गया है। तो रिलेटिव यूनिट्स किसी और यूनिट के रिलेशन में आते हैं। इसमें हमारे पास परसेंटेज हो जाता है, इसमें हमारे पास एम हो जाता है। एम यानी अभी जो करंट साइज था उसी के रिलेशन में आप नया साइज डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास रैम हो जाता है। रैम का मतलब होता है पेरेंट के रिलेटिव आपका क्या साइज होने वाला है फॉन्ट का, उसको हम रैम की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। CH, VH एंड और भी बहुत सारे रिलेटिव यूनिट्स होते हैं, बट यहाँ पर भी हम इन 3 मेन यूनिट्स को है जो आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस होगा इन्हीं चारों पर होगा, एंड इसमें भी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पिक्सल्स के साथ, क्योंकि पिक्सल्स वन ऑफ द इजीएस्ट है समझने के लिए एंड एक एब्सोल्यूट यूनिट है मेजरमेंट का फॉर आवर फॉन्ट साइज। पिक्सल्स की अगर बात करें तो पिक्सल्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्सोल्यूट यूनिट है CSS के अंदर। और पिक्सल्स क्योंकि एक एब्सोल्यूट यूनिट है तो अगर एक वेब पेज के ऊपर आप 5 पिक्सल डिफाइन कर रहे हैं और दूसरे वेब पेज के ऊपर भी 5 पिक्सल डिफाइन कर रहे हैं तो फिर दोनों 5 पिक्सल्स इक्वल साइज के होने वाले हैं। पिक्सल्स की अगर बात करें तो 96 पिक्सल्स इज इक्वल टू 1 इंचेस होता है, तो इसका साइज बहुत छोटा होता है। एंड पिक्सल्स को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के ऊपर यूज नहीं करते। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स मतलब जो फोन के ऊपर चेंज हो जाती हैं, या अगर स्क्रीन का साइज आप बढ़ाएंगे, एक आईपैड के ऊपर सेम वेबसाइट को देखेंगे तो वेबसाइट अलग दिखेगी, और अगर आप लैपटॉप के ऊपर देखेंगे तो वेबसाइट अलग दिखेगी। इस तरीके की वेबसाइट्स को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं, और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए हम पिक्सल्स को यूजुअली जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि पिक्सल फिक्स्ड होता है। एक बार आपने 5 पिक्सल अगर फिक्स कर लिया तो वो फोन के ऊपर भी उतनी स्पेस घेरेगा और लैपटॉप के ऊपर भी उतनी स्पेस लेगा। तो यूजुअली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में हम रिलेटिव यूनिट्स को यूज कर रहे होते हैं, बट अभी के लिए हम रिलेटिव यूनिट्स को नहीं पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए सिंपल चीजों को पढ़ेंगे, तो हम पिक्सल्स को पढ़ रहे हैं। पिक्सल को डिफाइन करने के लिए फॉन्ट साइज अगर मुझे सेट करना है तो मैं फॉन्ट साइज को इस तरीके से डिफाइन करती हूँ। मैं लिखूंगी प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज एंड वैल्यू में मैं लिख सकती हूँ 50 पिक्सल्स या फिर 5 पिक्सल्स या फिर 100 पिक्सल्स। जितना भी मुझे साइज देना है उतना साइज हम दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का साइज मैं देने की कोशिश करती हूँ। तो P के अंदर, सिलेक्टर के अंदर मैं लिखती हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के अंदर सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाली हूँ 2 पिक्सल के साथ। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी ये जो साइज है ये 2 पिक्सल है। ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा मुझे पैराग्राफ, पर अगर मैं जूम इन करूंगी तो आप देख पा रहे हैं 2 पिक्सल कितना छोटा होता है। और ज्यादा अगर मैं जूम इन करूं तब जाकर मुझे मेरा पैराग्राफ दिखाई देगा। तो 2 पिक्सल इतना छोटा होता है साइज के अंदर। वापस से इसे ओरिजिनल सेटिंग पर ले आते हैं। अब मैं इसको इंक्रीज करके करने वाली हूँ 20 पिक्सल। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। 20 पिक्सल में अब साइज मुझे थोड़ा सा ढंग से दिखाई देना शुरू हुआ है। एंड मैं चाहूँ तो इसको 50 पिक्सल्स भी कर सकती हूँ, विच इज़ अ रियली लार्ज टेक्स्ट साइज। फिर 50 पिक्सल्स में मेरी जो वेबसाइट है उसका टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा पैराग्राफ का। तो जनरली जो नॉर्मल साइज हम सेट कर सकते हैं वो 10 पिक्सल, 10 थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, 15 हम सेट कर लेते हैं। 15 पिक्सल में नॉर्मल सा पैराग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो अपने हेडिंग के फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकती हूँ। इसको मैं दे सकती हूँ फॉन्ट साइज ऑफ 25 पिक्सल्स। तो हेडिंग और थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, बट अगर मैं इसको 50 दे दूँ तो हेडिंग मेरी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से फॉन्ट साइज चेंज किया जा सकता है। एंड उसके लिए अभी के लिए जो हम यूनिट यूज करेंगे फॉन्ट साइज के लिए वो पिक्सल ही होगा। आगे जाकर आने वाले चैप्टर्स में हम और ज्यादा रिलेटिव यूनिट्स को स्टडी कर रहे होंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के टर्म्स में भी स्टडी करेंगे, तो हम और ज्यादा तरीके से अपनी वेबसाइट के स्टाइलिंग एंड बाकी न्यूएंसेस को देख रहे होंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारे पास फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हमें बताता है कि हमारे फॉन्ट का टाइप क्या होना चाहिए। यूजुअली जनरली क्रोम के ऊपर एरियल या टाइम्स न्यू रोमन जैसे फॉन्ट्स यूज होते हैं। तो ये जो हमारा फॉन्ट है अभी हमें दिखाई दे रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर, दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज टाइम्स न्यू रोमन या टाइम्स रोमन। तो सबसे जनरल फॉन्ट होता है। जैसे अगर हम अपनी MDN की वेबसाइट देखें, MDN की वेबसाइट का अगर मैं ये P ऑब्जर्व करूं तो एक नॉर्मल P दिख रहा है, पर अगर मैंने अभी जो अपनी डिफॉल्ट index.html खोली हुई है इसमें
मैं ये वाला पी लेटर ऑब्जर्व करूँ, इस पी लेटर में नीचे की तरफ एक छोटी सी लाइन मुझे दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन पी के डंडे के नीचे, जो मुझे यहाँ पर नहीं दिखती। तो इससे साफ पता चलता है कि इस MDN की वेबसाइट पर जो फॉन्ट यूज हो रहा है वो फॉन्ट स्टाइल कंप्लीटली अलग है यहाँ पर जो फॉन्ट यूज हो रहा है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज टाइम्स न्यू रोमन, ये कोई और फॉन्ट है जो यूज हो रहा है, जिसको हम इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। बट हम अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स को देखते हैं, तो हम भी अपनी वेबसाइट का अलग फॉन्ट स्टाइल है जिसको सेट कर सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल को सेट करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का काम होता है दैट इट स्पेसिफाइज अ प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ वन और मोर फॉन्ट फैमिली नेम्स। यानी जनरल केसेस में हम अपनी फॉन्ट फैमिली को चेंज करके कोई और फॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजुअली हमारे ब्राउजर की कोई डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग होती है, किसी किसी ब्राउजर में एरियल हो सकता है। एरियल काफ़ी सिंपल, काफ़ी वेल नोन फॉन्ट फैमिली है। किसी किसी ब्राउजर के अंदर टाइम्स न्यू रोमन हो सकता है कि फॉन्ट स्टाइल ये वाला सेट हो, या कोई और भी हो सकता है। जैसे अब अगर मेरा जो फॉन्ट स्टाइल है यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली टाइम्स न्यू रोमन है H1 के अंदर, तो मैं अपनी हेडिंग का फॉन्ट स्टाइल चेंज करके फॉन्ट फैमिली से इसे चेंज करके लिख सकती हूँ टू एरियल। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरी हेडिंग जो है इसके लिखने का तरीका चेंज हो गया है, सेम चीज़ लिखी हुई है बट अलग तरीके से लिखी हुई है क्योंकि अब एरियल हो गया है इसका फॉन्ट स्टाइल। बट अगर मैं कोई ऐसा फॉन्ट स्टाइल लिख देती हूँ जो मेरे ब्राउजर के अंदर है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में टेक्स्ट तो हमें दिखाई देगा बट जो भी ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट उस स्टाइल में हमें वो टेक्स्ट दिखाई देगा। तो बहुत सारे ऐसे फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं इंटरनेट पे, तो बहुत हजारों फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल होंगे। बट अगर ऐसा कोई फॉन्ट स्टाइल है जिसको आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, जिसको क्रोम सपोर्ट नहीं करता, सफारी सपोर्ट नहीं करता, या बिंग जैसा कोई ब्राउजर, ब्रेव जैसा कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल्स या कोई और फॉन्ट स्टाइल में आपको सेम टेक्स्ट दिखाई दे रहा होता है। ऐसा नहीं होता फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल नहीं है तो टेक्स्ट ही नहीं दिखेगा, टेक्स्ट तो हमेशा दिखेगा ही, बट वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके यूजर को दिखाई देगा वेबसाइट के ऊपर। अब एक वेबसाइट होती है cssfontstack.com। आप इस वेबसाइट पर जाकर डिफरेंट जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिर्फ ये वेबसाइट नहीं, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। तो फॉन्ट स्टाइल्स की एक्चुअली फैमिलीज होती हैं। एक फैमिली होती है सैंस सेरिफ, तो ये एक नाम होता है फॉन्ट फैमिली का। एक फैमिली होती है सिर्फ सेरिफ, या एक फॉन्ट फैमिली होती है मोनोस्पेस्ड। एक फॉन्ट फैमिली होती है फैंटेसी, जिसमें पेपायरस फॉन्ट काफ़ी फेमस होता है। एक फॉन्ट फैमिली होती है स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आपको ये पता चल जाएगा कौन सी फॉन्ट कौन से आपको मशीन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा दिखती है। तो कैलिब्री की बात करें तो विंडोज़ मशीन में 83% यूज़ होती है, मैक मशीन में 38%। एरियल की बात करें तो विंडोज़ में 99%, मैक में 98%, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉन्ट है। ऑप्टिमा की बात करें तो विंडोज़ के ऊपर 2.52%, मैक के ऊपर 93%। सेगवे UI की बात करें तो विंडोज़ पे 75% और मैक में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, 0% के बराबर यूज़ होता है। तो ये काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं जिनके साथ हम टेस्ट कर सकते हैं। ये इम्पैक्ट एक फॉन्ट है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अपना जो पैराग्राफ है उसमें मैं फॉन्ट फैमिली को सेट कर सकती हूँ टू इम्पैक्ट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा पूरा जो पैराग्राफ है ये इम्पैक्ट वाले फॉन्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। इनफैक्ट ये थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है, तो इसको सिर्फ हेडिंग्स के लिए दे देते हैं। H2 जो हेडिंग है उसको मैं इम्पैक्ट स्टाइल का करने वाली हूँ। रिफ्रेश कर लिया तो ये जो मेरी हेडिंग H2 है ये इम्पैक्ट स्टाइल में आ गई। इसके अलावा जो मेरी मेन H1 है इसमें मैं फैमिली को चेंज करके मैं चाहूँ तो सीधा से फॉन्ट स्टाइल भी लिख सकती हूँ, जैसे सेगवे UI लिख सकती हूँ, एरियल लिख सकती हूँ, एरियल नैरो लिख सकती हूँ, वरना मैं चाहूँ तो फैमिली भी लिख सकती हूँ। मैं सिर्फ सेरिफ भी लिख सकती हूँ, मैं सिर्फ मोनोस्पेस्ड भी लिख सकती हूँ, मैं सिर्फ फैंटेसी भी लिख सकती हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फैंटेसी के अंदर, फैमिली के अंदर जो भी फॉन्ट अवेलेबल होगा वही सेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर फैंटेसी अगर फैमिली लिखूँ और फिर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये आयरन मैन मेरा फैंटेसी फैमिली टाइप में आ गया है। और ये कौन से फॉर्मेट में आया है, कौन से स्टाइल में आया है, दिस इज़ माई पेपायरस स्टाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने तो सिर्फ फैंटेसी लिखा था, उसने बाय डिफ़ॉल्ट पेपायरस पे सेट कर दिया। मैं चाहूँ तो कॉपर प्लेट भी कर सकती हूँ। लेट्स सेट इट टू कॉपर प्लेट। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर आकर रिफ्रेश। तो एक कॉपर प्लेट में सेट हो गया है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। बट बाकी जनरली जो वेबसाइट्स होती हैं, नॉर्मल जो हमारी यूज़ केस वाली वेबसाइट होती है जिनको हम हर दिन यूज़ करते हैं, उनके अंदर एक सिंगल फॉन्ट फैमिली हम नहीं लिखते, उसमें हम लिस्ट ऑफ फॉन्ट फैमिलीज लिखते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने पहले लिख दिया एक फॉन्ट फैमिली का नाम, फिर दूसरी का लिख दिया,
फिर तीसरी का लिख दिया। तो इस तरीके से अगर पहली फॉन्ट फैमिली हमारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता या फिर अवेलेबल नहीं होती, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला फॉन्ट स्टाइल अगर नहीं मिल पाए तो आप ये सेट कर दो, ये वाला नहीं मिल पाए तो आप ये सेट कर दो। तो इस तरीके से हम बैकअप फैमिलीज को लिख सकते हैं एक ही सिंगल लिस्ट के अंदर। तो एक बार कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं H1 की बात करूं तो H1 के अंदर अगर मैं एवांट गार्डे अगर लिखती हूं तो दिस इज अ फॉन्ट फैमिली। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब एवांट गार्डे जो है क्रोम यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा मेरी मशीन के अंदर। दिस इज नॉट एवांट गार्डे, दिस इज बेसिकली टाइम्स न्यू रोमन, वही सेम फॉन्ट है, बट ये अवेलेबल ही नहीं है तो डिफॉल्ट फॉन्ट में डिस्प्ले हो रहा है। बट अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कुछ और डिस्प्ले हो जाए, उसके लिए मैं एक लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकती हूँ। लिस्ट में एक और फॉन्ट होता है डी डॉट नाम से, एक और फॉन्ट में लिख सकती हूँ, मान लेते हैं इसको मैं लिख देती हूँ सेंस सेरिफ, कि ये फॉन्ट है तो ये डिस्प्ले करा दो, ये भी नहीं है तो इसमें डिस्प्ले करा दो, ये भी नहीं है तो सेंस सेरिफ फैमिली का कोई भी फॉन्ट डिस्प्ले करा दो। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो दिस फॉन्ट इज मोस्ट प्रॉब्ली डी डॉट। इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, डी डॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिस इज डी डॉट। तो ये सिमिलर से ही फॉन्ट में मेरा टेक्स्ट जो है, हेडिंग जो है वो डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से आप भी इस वेबसाइट पर जाकर डिफरेंट जो फॉन्ट्स अवेलेबल हैं उनके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनको चेंज करके टेस्ट कर सकते हैं अपने HTML फाइल के साथ। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ है कि डिजाइन द गिवन अपना कॉलेज लोगो यूजिंग CSS इंस्ट्रक्शन। यानी ये अपना कॉलेज का एक लोगो है जो मुझे दिख रहा है, मुझे इसी लोगो को डिजाइन करना है HTML और CSS की हेल्प से। इसके अंदर मुझे टेक्स्ट दिख रहा है, अपना कॉलेज लिखा हुआ है एंड और भी काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई हैं कि सबसे पहले तो अपना कॉलेज लिखना है टेक्स्ट के अंदर, फिर उसका फॉन्ट फैमिली लीग स्पार्टन सेट कर देना है, कलर सेट कर देना है, अलाइन कर देना है टेक्स्ट को। तो ये सारे के सारे CSS के अंदर चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं एक HTML फाइल के साथ जिसके अंदर हम अपना कॉलेज लिखने वाले हैं। इसको हम लिख लेते हैं H1 हेडिंग के अंदर। तो मेरी जो पुरानी index.html फाइल थी इसके अंदर मैं बाकी सारा टेक्स्ट जो है उसको रिमूव करने वाली हूँ और यहाँ पर H1 के अंदर मैं लिखने वाली हूँ अपना कॉलेज। इसको मैंने लिख दिया। स्टाइल के अंदर से सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। अब इसको कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके मुझे अभी सिर्फ अपना कॉलेज दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके अब CSS सेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉन्ट फैमिली की। तो फॉन्ट फैमिली में CSS के अंदर क्योंकि H1 हेडिंग है तो H1 सिलेक्टर ले लिया। तो यहाँ पर मैं सेट करने वाली हूँ अपनी फॉन्ट फैमिली को टू लीग स्पार्टन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब रिफ्रेश किया तो आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मिलेगा। एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी मशीन में शायद उन्हें चेंज देखने को मिल जाए। चेंज देखने को ना मिलने का कारण ये है कि लीग स्पार्टन एक ऐसा फॉन्ट है जो मेरा ब्राउज़र अभी सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो इससे मुझे पता चलता है कि ब्राउज़र जब सपोर्ट नहीं करता तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फॉन्ट वैसे का वैसा ही मुझे डिस्प्ले करता है। तो अभी के लिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है फॉन्ट फैमिली डिफाइन करनी है तो उसको हमने डिफाइन कर लिया है। तो ये चीज़ हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम टेक्स्ट का कलर हमें सेट करना है टू दिस कोड FFA 511। ये मुझे कोड दिया हुआ है टेक्स्ट कलर के लिए। तो टेक्स्ट का कलर जब भी सेट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कलर में मुझे लिखना है हेक्स कोड FFA 511। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा कलर चेंज हो गया है टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट चीज हमें करनी है कि हमें सेंटर अलाइन करना है टेक्स्ट को। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन। तो उसको लिखने वाले हैं टेक्स्ट अलाइन और इसको मैं करने वाली हूँ सेंटर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा टेक्स्ट जो है ये सेंटर के अंदर आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेक द टेक्स्ट साइज 55 पिक्सल्स एंड फॉन्ट वेट 900। तो टेक्स्ट साइज कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, टेक्स्ट साइज हम यूज नहीं करते, हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो हम लिखने वाले हैं फॉन्ट साइज, ये होने वाला है 55 पिक्सल्स के इक्वल एंड फॉन्ट वेट हमें दिया हुआ है एज 900। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अपना कॉलेज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेट स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स टू 2 पिक्सल्स। 2 लेटर्स के बीच में स्पेसिंग सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लेटर स्पेसिंग को। तो यहां हम यूज करने वाले हैं CSS के अंदर लेटर स्पेसिंग टू 2 पिक्सल्स। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो थोड़ी सी स्पेस हमारे पास बढ़ गई है। नेक्स्ट चीज हम करने वाले हैं सेट द लाइन हाइट टू 1.5 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू। तो यहाँ पर लाइन हाइट प्रॉपर्टी को हम सेट कर लेते हैं
to 1.5। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अच्छा, एक और चीज़, जैसे यहाँ पर जो मुझे लोगो दिखाई दे रहा है उसमें अपना ऊपर है एंड कॉलेज नीचे है, दोनों अलग अलग लाइंस में। तो इनको अलग अलग लाइंस में लाने के लिए मुझे HTML के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा। अपना के बाद में क्या करने वाली हूँ, एक लाइन ब्रेक दे दूंगी मैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अपना ऊपर आ गया, कॉलेज नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम हेडिंग के बीच में ही एक लाइन ब्रेक दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एड अ टील डबल अंडरलाइन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। टील यहाँ पर क्या है, एक कलर है, टील कलर दे दिया है। डबल अंडरलाइन, अंडरलाइन कैसे ऐड करते हैं? अंडरलाइन ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन का। तो मैं लिखूंगी टेक्स्ट डेकोरेशन। पहले मैं कलर लिख सकती हूँ, टील, डबल लिख सकती हूँ एंड देन अंडरलाइन। तो इसको लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, टील, डबल, अंडरलाइन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो डबल अंडरलाइन आ गई है मेरे पास टील कलर की। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अपर केस ऑल द लेटर्स यूजिंग ओनली CSS। तो सारे के सारे जितने भी लेटर्स हैं अभी के लिए क्या है, ये कैपिटलाइज्ड फॉर्म में है। यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल है और उसके बाद वाले सारे लेटर्स स्मॉल है। मुझे क्या टास्क दिया हुआ है कि मुझे सारे के सारे लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है, यानी सबको कैपिटल बनाना है। पर मैं HTML में कैपिटल नहीं लिख सकती, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए कोई ना कोई CSS प्रॉपर्टी होगी। तो अब यहाँ पर हम एक्चुअली यूज करने वाले हैं गूगल का। तो ये सिचुएशन आप बहुत बार फेस करेंगे जब भी आप कोडिंग कर रहे होंगे कि आपको कुछ ऐसा काम करना होगा जो अभी तक आपने सीखा नहीं है, बट आपको डिस्कवर करना है कि उस काम को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग को इस तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे डिस्कवर करना है कि कैसे मैं अपने सारे लेटर्स को कैपिटल बना दूं विद CSS, तो उसके लिए मैं सर्च कर सकती हूँ हाउ टू मेक ऑल माई लेटर्स कैपिटल यूजिंग CSS। तो जो भी मेरे दिमाग में क्वेरी थी उसी को मैंने गूगल सर्च किया है। गूगल सर्च करके यहाँ दिख रहा है यू कैन यूज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस इन योर CSS सिलेक्टर। तो ये कुछ चीज़ है, टू मेक अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हैव ऑल कैपिटल लेटर्स। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करके कुछ कह रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये कोई प्रॉपर्टी इसने बताई है जिसमें मैं लिख दूँ अपर केस। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। तो मेरे पास सारे के सारे लेटर्स अपर केस में आ गए। अब जनरली जहाँ अपर केस होता है वहाँ लोअर केस भी कुछ ना कुछ होता है। तो ये लोअर केस में सारे के सारे स्मॉल के अंदर आ गए, बट मुझे अपर केस चाहिए तो मैं लिख लेती हूँ अपर केस। इसको कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास वही सेम लोगो तैयार होकर आ गया है जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था। ये सेम लोगो आ गया है। स्क्रीनशॉट की वजह से हो सकता है ये वाली लाइंस का कलर आपको डिफरेंट दिखाई दे, बट एक्चुअली दिस इज द सेम टील कलर। तो इस तरीके से हम CSS को यूज करते हैं। CSS के काफी सारे बेसिक्स को हमने कवर कर लिया है एंड इसके बाद और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट डिटेल्स हैं CSS के अंदर जिनको हम धीरे धीरे करके पढ़ने वाले हैं।